वेलकम वेलकम वेलकम। इंटरमीडिएट लेवल पे फाइनेंस यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ने वाले स्टूडेंट्स, हम आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। हम पिछली क्लास लिवरेज चैप्टर पढ़ रहे थे। आज भी हम लिवरेजेस ही कंटिन्यू करने वाले हैं। अभी तक हम लिवरेजेस में एसेट टर्नओवर रेशियो लास्ट क्लास डिस्कस कर रहे थे। बेटा, एसेट टर्नओवर रेशियो का मतलब होता है कि एसेट को टर्नओवर कैसे किया जाता है। मतलब आप ये समझो कि कितने एसेट आपने खरीदे हैं और उससे कितनी सेल आप जनरेट कर पा रहे हो। एक बात बताओ, जब एक बिजनेस की एसेट टर्नओवर रेशियो हाई होती है वो उतना बेटर माना जाता है। ये बात समझ गए आप मैंने क्या कहा? जिस बिजनेस की एसेट टर्नओवर जितनी ज्यादा होती है वो उतना बेटर माना जाता है। ये बात हमने पढ़ ली थी। फिर कुछ शॉर्ट नोट्स मैंने आपको पढ़ा दिए थे क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा समय बाकी था। करेक्ट 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 करेक्ट। आइए फिर मैं आज पहले कुछ क्वेश्चंस कराता हूं, फिर मैं वापस आऊंगा आपके पास आपको बाकी चीजें पढ़ाने के लिए। मैंने क्वेश्चन नंबर 6 आपको होमवर्क दे दिया था और अभी मेरे को बहुत सारी बातें और पढ़ानी है। ठीक है जी। आइए क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। पहले हम थोड़ा सा जंप कर लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 11 हमें क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 11 हमें कहता है कि आपको राम के बारे में पढ़ना चाहिए। और राम क्या बताते हैं सुनिए, एक बार रीड करिए जरा जल्दी से मेरे साथ साथ। राम लिमिटेड के बारे में बताया जा रहा है क्वेश्चन में, और वो बोलता है कि राम लिमिटेड हमें बताते हैं कि हम मोबाइल फ़ोन बनाते हैं। अच्छी बात है अगर हम मोबाइल फ़ोन बनाते हैं, और मोबाइल फ़ोन विद अ सेलिंग प्राइस पर यूनिट ऑफ ₹100। और जो हम सामान बनाते हैं, ये जो हम मोबाइल फ़ोन बनाते हैं वो ₹100 का बेचते हैं। वैसे आपको नहीं लग रहा बहुत ज़्यादा ही सस्ता मोबाइल फ़ोन बिक रहा है हमारा? हाँ या ना? बात तो सही है सर, बहुत ज़्यादा ही सस्ता मोबाइल फ़ोन बिक रहा है। इतना सस्ता तो होना नहीं चाहिए था। करेक्ट। आपने कहा जी बात थी तो ठीक है। तो आगे फिर पढ़ते हैं। मोबाइल फोन ₹100 का बेचते हैं। फिक्स कॉस्ट अमाउंटेड टू 2 लाख होती है। 5000 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड ईच ईयर, यानी हमें सेल पता लग गई क्योंकि हम 5000 यूनिट ₹100 में बेचेंगे तो हमें सेल पता लग गई 5 लाख की होगी। ठीक है। और एनुअल प्रॉफिट पता है। एक बात बताओ, अगर आपको एनुअल प्रॉफिट पता है, सोच के देखना, अगर आपको एनुअल प्रॉफिट पता है तो आपको लास्ट लाइन तो ऑलरेडी पता है, तो आप रिवर्स जाओगे। अब आप रिवर्स जाके कैलकुलेशंस कर सकते हो। अग्री और डिसअग्री जल्दी बताइए बेटे, क्या आप रिवर्स जा सकते हैं कि नहीं जा सकते? बिल्कुल सर, हम रिवर्स जा सकते हैं इस क्वेश्चन में। बहुत बढ़िया। तो इससे आगे हम चलना स्टार्ट कर देते हैं। देखिए वो ये कहता है कि द कंपनी प्रपोजेस, अब वो कहता है कि द कंपनीज ऑल इक्विटी फाइनेंस एसेट्स आर 5 लाख। वो कहता है हमारी कंपनी में अभी तक सभी के सभी एक बच्चा कह रहा है पेज नंबर क्या होगा, ये 4.3 होगा बेटे। 4.3 पेज पे आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा, क्वेश्चन नंबर 11 जो है। ठीक है जी। तो देखिए वो ये कहता है कि हम लोग की कंपनी जो है वो ऑल इक्विटी फाइनेंस्ड है। इस लाइन का मतलब बताओ, इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का मतलब है कि अभी तक हमारी कंपनी सिर्फ और सिर्फ इक्विटी के दम पे चल रही है, यानी अभी तक हमने कोई भी डेट नहीं उठाई है। डेट ना उठाने का मतलब अभी तक हमने कोई भी लोन नहीं उठाया है। और अगर हमने कोई भी लोन नहीं उठाया इसका मतलब अभी तक हमें कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करना होता है। अभी तक हमें कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करना होता है, ये मतलब हुआ इसका। ठीक है ना, कि हमें अभी तक कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता। लेकिन कंपनी प्रपोज कर रही है टू चेंज द प्रोडक्शन प्रोसेस एडिंग 4 लाख टू इन्वेस्टमेंट। हम अपने बिजनेस में 4 लाख रुपए की नई इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं। एंड ₹50,000 टू दी फिक्स्ड ऑपरेशनल कॉस्ट। और हम ये मान रहे हैं कि हमारी फिक्स्ड ऑपरेशनल कॉस्ट भी बढ़ जाएगी 50,000। फिर वो कहता है कि इसके कारण ये सब कुछ होगा। पहले ना आपको एक कॉमन सेंस की बात अपनी ध्यान रखनी पड़ेगी। मैं एक काम करता हूं, मैं आपके लिए प्रेजेंट लेवल और प्रपोज लेवल दोनों के लिए टेबल बनाना स्टार्ट करता हूं। आप मेरे को फोकस करिएगा कि देखिए मैं किस तरीके से टेबल को डेवलप कर रहा हूं। ठीक है ना, आप ये सोचना जरा। ठीक है, देखिए ये हमारा है सॉल्यूशन नंबर 11। ठीक है जी। आइए जी आइए, सॉल्यूशन नंबर 11 इनकम स्टेटमेंट। अब यहां लिखते हैं पर्टिकुलर्स, फिर यहां पे हम दो अलग अलग कॉलम बना लेते हैं। अगर मैं ये लिखूं इनकम स्टेटमेंट और यहां पे लिख दूं पर्टिकुलर्स, यहां पे लिख दूं मैं प्रेजेंट लेवल, और यहां पे मैं लिख दूं प्रपोज लेवल। क्या ये बात आपको समझ आ गई बेटा मैंने क्या कहा? दोबारा देखते हैं। इनकम स्टेटमेंट में हमने लिखा पर्टिकुलर्स, प्रेजेंट लेवल एंड प्रपोज लेवल। ये बात क्लियर है आपको? आपने कहा बिल्कुल सही है सर ये बात। तो अब अगर मैं आपको यहां पे लिख के दिखाऊं कि सेल्स कितनी है, सोचिए सेल्स कितनी है।
तो आप ये कहेंगे कि हमारी सेल्स अभी है 5000 यूनिट 100 रुपीज वाली, यानी हमारी प्रेजेंट सेल 5 लाख रुपीज की है। पहले सिर्फ प्रेजेंट लेवल की बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ने हमसे कहा था कि देखिए हम 100 रुपीज में सेल करते हैं 5000 यूनिट और हमारा प्रॉफिट होता है 50,000 रुपीज का। हमारा प्रॉफिट होता है 50,000 रुपीज का। इसका मतलब ये हुआ कि सेल्स में से पहले वेरिएबल कॉस्ट माइनस होगी, फिर हमारे पास कंट्रीब्यूशन आएगी, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस होगी, फिर हमारे पास आपके पास देखिए ईबीआईटी बचेगा। अब ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस होगा, तो हमारे पास अर्निंग बिफोर टैक्स बचेगा। ठीक है जी, तो अर्निंग बिफोर टैक्स, अब क्योंकि इस क्वेश्चन में टैक्स रेट गिवन नहीं है, अब इस क्वेश्चन में टैक्स रेट गिवन नहीं है तो हम टैक्स वाला स्टेप नहीं कर सकते। इसका मतलब जो उसने हमें प्रॉफिट दिया होगा वो ये वाला ही दिया होगा। सर आप इसे प्रॉफिट क्यों मान रहे हो? क्योंकि प्रॉफिट तो सर आफ्टर टैक्स हो सकता है, बट क्वेश्चन में टैक्स रेट ही नहीं है बेटे। बेटे एक बात बताओ, अगर क्वेश्चन ने मुझे टैक्स रेट ही नहीं दिया तो फिर मैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाले को प्रॉफिट मान लूंगा। ये बात आपको समझ आ गई बेटा? मैंने क्या कहा, कैमरास अपने ऑन रखिए, जल्दी से मुझे बताइए इतनी बात आपको क्लियर हुई? मैंने क्या कहा, मैंने आपको ये बात समझाई कि अगर मान लेते हैं हमने 5 लाख रुपीज की सेल करी, 5 लाख रुपीज की सेल में 50,000 का प्रॉफिट है। ये दोनों बातें क्वेश्चन ने मुझे बता रखी हैं और क्वेश्चन ने ये भी बोला था कि अभी हम ऑल इक्विटी फाइनेंस्ड है, तो यानी हमारा इंटरेस्ट भी नहीं है, यानी हमारे लिए ईबीटी भी 50,000 का ही होगा। क्या ये बात आपको क्लियर हो गई सबको? पहली बात आपको क्लियर हुई बेटा हमने क्या कहा? देखो क्योंकि क्वेश्चन ने कहा था कि अभी प्रेजेंटली हम ऑल इक्विटी फाइनेंस्ड है। अगर मैं बोलता हूं ऑल इक्विटी फाइनेंस्ड है, इसका मतलब हमारे पास अभी तक डेट नहीं है, हमारे पास कोई लोन नहीं है। जब कोई लोन ही नहीं है तो फिर इंटरेस्ट भी नहीं होगा। ये बात भी आपको क्लियर हो गई? चलिए फिर आगे देखते हैं। अब इससे आगे बढ़ते हैं बेटा हम। देखिए अब वो क्या बोलता है, वो बोलता है कि यार हमारे पास ये सब तो नहीं था। द कंपनीज ऑल इक्विटी फाइनेंस एसेट्स आर ₹5 लाख, हमारे एसेट 5 लाख के हैं। और द कंपनी प्रपोजेस टू चेंज इट्स प्रोडक्शन प्रोसेस एडिंग ₹4 लाख टू इन्वेस्टमेंट। बेटा हम 4 लाख की इन्वेस्टमेंट और करना चाहते हैं। अब हमें पुरानी इन्वेस्टमेंट तो नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि बाद में हम 4 लाख रुपीज की इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है। फिर वो ये कहता है एंड 50,000 रुपीज टू फिक्स्ड ऑपरेशनल कॉस्ट, और हम 50,000 रुपए फिक्स्ड ऑपरेशनल कॉस्ट में ऐड कर देंगे। हम 50,000 रुपए फिक्स्ड ऑपरेशनल कॉस्ट में ऐड कर देंगे। क्या ये बातें आपको समझ आती है? मैंने क्या कहा, हम 50,000 रुपए फिक्स्ड ऑपरेशनल कॉस्ट में ऐड कर देंगे, वो ये कहता है। ठीक है जी, अगर हमारे फिक्स्ड ऑपरेशनल कॉस्ट 50,000 रुपए ऐड हो जाएगी तो इसका अर्थ क्या बनेगा? देखिए यानी हमारी जो फिक्स कॉस्ट पहले जो भी होगी अब उसमें 50,000 रुपए और ऐड हो जाएंगे। क्या हमारे पास फिक्स कॉस्ट पहले थी? जी हाँ, हमारे पास फिक्स कॉस्ट पुरानी थी 2 लाख रुपीज की। देखो अगर हमारे पास पुरानी फिक्स कॉस्ट 2 लाख रुपीज की थी तो अब वो फिक्स कॉस्ट 2,50,000 रुपीज की हो जाएगी। क्या ये बात भी आपको क्लियर हो गई बेटे? सब बच्चों को ये बात समझ आ गई? क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है कि हम इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे अपनी 5 लाख और हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे 4 लाख और फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ेगी 50,000, तो फिक्स कॉस्ट 50,000 बढ़ जाएगी हमारे लिए, ठीक है। अब और आगे पढ़िए, वो कहता है जी मेरी फिक्स कॉस्ट बढ़ जाएगी 50,000। फिर वो कहता है कि कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सच प्रपोजल क्या है? देखिए रिडक्शन इन दी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बाय ₹10, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट की 10 रुपए कम हो जाएगी। एक काम करो, क्या मैं वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाल सकता हूँ? इधर देखो मैं निकाल सकता हूँ, पता है कैसे? आपको बैकवर्ड वर्किंग आती है बेटा? बैकवर्ड वर्किंग में पता है क्या करते हैं, सुनो मेरी बात, कि जैसे ऊपर से आते हुए माइनस हो रहा होगा ना, तो नीचे से जाते हुए वही टर्म प्लस हो जाएगी। रिपीट करना मैंने क्या कहा, अगर ऊपर से स्टेटमेंट जैसे मानो ऊपर से वेरिएबल कॉस्ट माइनस हो रही है, तो जब हम उल्टा जाएंगे तो वेरिएबल कॉस्ट नीचे वाली टर्म में ऐड हो रही होगी। अब ऐसे ही देखो ये 50,000 है और ये 2 लाख माइनस हो रहा है, लेकिन जब हम रिवर्स जाएंगे तो ये ऐड हो जाएगा और ये फिगर बन जाएगी 2,50,000। कितने बच्चों को ये बात समझ आ गई कि ये फिगर रिवर्स वर्किंग से 2,50,000 आ गई? सबको समझ आया? और हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट भी बैलेंसिंग फिगर से 2,50,000 आ जाएगी। वेरी गुड, जल्दी से मुझे बता दीजिए कि आपको ये दोनों स्टेप समझ आ गए हमने कैसे किए? राइट, वेरी गुड। एक बच्चे ने तो पीवी रेशियो भी बता दी कि 50% है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अब इधर देखो, अगर हम 5,000 यूनिट बनाते थे और अगर हमारी वेरिएबल कॉस्ट 2,50,000 है, तो यानी 50 रुपीज की वेरिएबल कॉस्ट है और यानी 5,000 यूनिट पे 50 रुपीज की कॉन्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि ये दोनों चीजें बराबर बराबर आ रही हैं, यानी दोनों 50-50 रुपीज की हैं। दोनों बराबर बराबर आ रही है, इसका दोनों 50-50 रुपीज की हैं। बोलिए ये बात भी आपको समझ आ गई जी?
इज इट ऑल क्लियर मुन्ना? पक्की बात है, आपको समझ आ गया ये सब? आपने कहा जी हाँ सर, हमें ये बात समझ आ गई है और एब्सोल्युटली समझ आ गई है। अब एक बात बताओ, क्वेश्चन कहता है कि जो हमारा प्रपोज्ड लेवल है, यानी जो हमारा नया लेवल है, जो हमारा चेंज लेवल है, उसके बारे में वो क्या बोल रहा है? बोल रहा है जब चेंज लेवल पे जाओगे, इधर देखिए, तो वो कहता है कि जब चेंज होगा तो रिडक्शन इन दी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बाय ₹10, पर यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट ₹10 कम हो जाएगी। इस लाइन को पढ़ो, वेरिएबल कॉस्ट ₹10 पर यूनिट पे कम हो जाएगी। इसका मतलब अब नई वाली वेरिएबल, बेटे एक बात बताओ, पुरानी वाली वेरिएबल कॉस्ट तो ये थी, अब आप मुझे बताओ नई वाली वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 50 माइनस 10 यानी 40 हो जाएगी। क्या ये बात आपको समझ आई मैंने क्या कहा? नई वाली वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी हो जाएगी बेटे? ₹40 हो जाएगी। परफेक्ट। और आगे देखते हैं, और वो कहता है इंक्रीज इन दी आउटपुट बाय 2000, और आउटपुट 2000 बढ़ जाएगी। तो आउटपुट पहले कितनी थी? आउटपुट पहले थी 5000, देखो ना, पहले आउटपुट 5000 पे थी, अब आउटपुट 2000 बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब अब हमारी आउटपुट कितनी हो जाएगी? 7000। क्या ये बात भी आपको क्लियर हो गई? यानी अब हमारी आउटपुट 7000 हो जाएगी। एनी डाउट टिल नाउ? साहिल आपको समझ आ रहा है दोस्त? यानी अब हमारी, उन्होंने क्या बोला है, हमारी यूनिट बढ़ जाएंगे 2000, ये बात बोली उन्होंने, यूनिट बढ़ जाएंगे 2000, बहुत बढ़िया। और वेरिएबल कॉस्ट ₹10 कम हो जाएगी, बहुत ही बढ़िया। और आगे देखते हैं, रिडक्शन इन द सेलिंग प्राइस ₹2.95, बेटा अब हमारा सेलिंग प्राइस ₹95 हो जाएगा। तो अगर हमारा सेलिंग प्राइस 95 हो जाएगा, आप मुझे बताइए सेल कितनी हो जाएगी? 7000 इंटू 95, तो ये आ जाएगा 6,65,000। ये कितना हो जाएगा जी? ये हो जाएगा 2,80,000। ये बात आपको समझ आती है बेटा मैंने क्या कहा? ये कितना हो जाएगा? 2,80,000। यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? एब्सोल्युटली नो डाउट। अब इन दोनों को माइनस करिए तो कितना आ जाएगा आपके पास? 3,85,000। अब इसमें से 250 माइनस कर दीजिए, तो ये बचेगा 1,35,000। बहुत बढ़िया, यहां तक की बातें समझ आ गई। मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक की बातें बेटा आसान थी। सच बताओ आसान थी कि नहीं थी? अब मैं आपको लेके चलता हूं एक कॉमन सेंस के क्वेश्चन पे, ध्यान देना। यहां तक की बातें तो बेटा सच में आसान थी, यहां तक की बातें तो बेटा सच में आसान थी, ठीक है। अब आगे पढ़ो। अब वो कहता है इंटरेस्ट रेट 10% है। अब आपका दिमाग घूमना चाहिए कि अरे हम तो ऑल इक्विटी फाइनेंस कंपनी थे, हम कौन सी कंपनी थे? ऑल इक्विटी फाइनेंस कंपनी, फिर यहां इंटरेस्ट रेट कैसे आ गया? सोचो 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 बेटा, कॉमन सेंस। इसका मतलब ये है कि हमने जो नया पैसा रेस किया होगा, जो हमने नया पैसा रेस किया होगा वो जरूर हमने डेट से रेस किया होगा। यही कॉमन सेंस है बेटे, वरना वो आपको इंटरेस्ट रेट क्यों देगा क्वेश्चन में? अगर आपने नया पैसा रेस किया और वो इंटरेस्ट पे रेस किया होगा, यानी डेट से रेस किया होगा, तभी तो इंटरेस्ट रेट दे रहा है, वरना इंटरेस्ट रेट देने का मतलब क्या है? क्योंकि बेटे मेरी बात को सुनो, प्रेजेंट केस में तो इंटरेस्ट आ ही नहीं सकता, क्योंकि प्रेजेंट केस में तो उसने साफ साफ बोल दिया था कि हमारी कंपनी ऑल इक्विटी फाइनेंस है, द कंपनी इज ऑल इक्विटी फाइनेंस एसेट्स, कंपनी के सारे एसेट इक्विटी से ही आए हैं, तो हमने तो पैसा लिया ही इक्विटी से था। इसका मतलब न्यू इन्वेस्टमेंट जरूर डेट से आई होगी। तो लिखो, इन दोनों को जोड़ो, इसको और इस इंटरेस्ट रेट वाले पॉइंट को जोड़ो, और ऐसे लिखो जरूर न्यू इन्वेस्टमेंट डेट फंडिंग से आई होगी। जरूर न्यू इन्वेस्टमेंट डेट फंडिंग से आई होगी। क्या मेरी बातें आपको समझ आ गई बेटे मैंने क्या कहा? जरूर न्यू इन्वेस्टमेंट डेट फंडिंग से आई होगी। क्या ये बातें क्लियर हैं आपको? बेटा देखो ये कॉमन सेंस की बात है यार। एक बात बताओ, अगर मेरे पास पहले डेट थी ही नहीं, अब मैं कह रहा हूं इंटरेस्ट आ गया 10%, अरे भैया आप कहां से आ गया 10% का इंटरेस्ट? जरूर जो नई इन्वेस्टमेंट की है वो डेट से की होगी। ये बात सबको समझ आ गई? जरूर न्यू इन्वेस्टमेंट डेट से की होगी। परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट। तो हमें ये बात पता लग गई कि हमने नया पैसा जरूर इंटरेस्ट पे लिया है। तो आइए जरा इसके बाद देखते हैं। तो यानी यहां पे अब जो इंटरेस्ट दिखाना है वो 4 लाख रुपीज पे
10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट दिखा दो, यानी कि 40,000 का इंटरेस्ट दिखा दो। इसका मतलब हमारे पास बैलेंस कितना बचा, 95,000। यानी पहले हमारा प्रॉफिट था 50,000, अब हमारा प्रॉफिट है 95,000। बोलो जी, बात समझ आ गई आपको? यानी अगर मैं यहां पे कैपिटल की बात करूं कि पहले कैपिटल कितनी थी, तो पहले हमारे पास इक्विटी थी 5 लाख रुपीस की और डेट थी 0। अब हमारे पास इक्विटी होगी 5 लाख रुपीस की, क्योंकि इक्विटी तो चेंज हो नहीं रही, और उल्टा नई डेट आ गई है 4 लाख रुपीस की। ये मतलब है इसका। क्या आपको कैपिटल भी समझ आ गई मैंने क्या कहा? अब अगर वो हमसे पूछेगा कि क्या बेटर है क्या नहीं है, फिर वो हम कमेंट करेंगे। अभी तक आपको बेसिक इनकम स्टेटमेंट बनानी समझ आ गई? मैंने अभी तक क्वेश्चन में कुछ नहीं किया, सिर्फ इनकम स्टेटमेंट बनाई है। अभी मैंने ये भी नहीं पढ़ा कि क्वेश्चन मांग क्या रहा है। पहले अब हम ये पढ़ते हैं कि क्वेश्चन मांग क्या रहा है। देखिए कि क्वेश्चन डिमांड क्या कर रहा है हमसे। ऑल राइट, देखिए हम आइए पढ़ते हैं कि क्वेश्चन हमसे डिमांड क्या कर रहा है। हाँ जी, क्वेश्चन क्वेश्चन मुझे बताओ क्या चाहिए। कह रहा है एग्जामिन दी अबव प्रपोजल एंड एडवाइस वेदर और नॉट द कंपनी शुड मेक द चेंज। आप बताइए क्या कंपनी इस चेंज को करे या ना करे। आप मुझे बताइए कंपनी इस चेंज को करे या ना करे। तो आप ये बोलेंगे द कंपनी शुड मेक द चेंज। तो आप इसके फर्स्ट पार्ट में क्या बोलेंगे, यस द कंपनी शुड मेक द चेंज, मेक दीज चेंजेस। कंपनी को ये चेंजेस करने चाहिए बिकॉज profits have been profits have increased by ₹445,000। क्योंकि प्रॉफिट 45,000 से बढ़ गया है, क्योंकि प्रॉफिट 45,000 से बढ़ गया है। ठीक है जी, क्या ये बात आपको समझ आ गई बेटा मैंने क्या कहा? देखिए ना, प्रॉफिट बढ़ गया है क्योंकि पहले अगर मैं इसे माइनस करके दिखाना चाहूं तो अब नया प्रॉफिट है 95,000 का, पुराना प्रॉफिट था 50,000 का, तो प्रॉफिट 45,000 बढ़ गया। इसका मतलब ये डिसीजन हमारे लिए फेवरेबल है, यानी ये डिसीजन हमारे लिए अनफेवरेबल नहीं है, फेवरेबल डिसीजन है। सच्ची बात है बेटे, ये डिसीजन हमारे लिए फेवरेबल है, बोलो हाँ या ना। बिल्कुल सर, ये फेवरेबल डिसीजन है, हमें ये डिसीजन ले लेना चाहिए। करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। चलिए और आगे बढ़ते हैं, इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे चलते हैं। चलो हाँ जी, वो क्या बोलता है, इग्नोर टैक्सेशन, हमने भी इग्नोर करिए बेटा। ऑल्सो मेजर द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज एंड ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट। वो कह रहा है जाओ आप मेरे लिए डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज भी निकालो और ब्रेक इवन पॉइंट भी निकालो। अब आप मुझसे पूछोगे सर ये ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, ये मैंने अभी आपको पढ़ाना है, पर मैं आपको डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज तक का क्वेश्चन करा देता हूं। पहले डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज तक का क्वेश्चन करा दूं बेटे, है ना, फिर आखिरी में ब्रेक इवन पॉइंट बताऊंगा। अच्छा एक बात बताओ, उसने बोला डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज निकालो, तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज प्रेजेंट केस में निकालें या प्रपोज्ड केस में निकालें या दोनों में निकालें? आप मुझे बताओ, मुझे बताओ कि प्रेजेंट लेवल में निकालें या प्रपोज लेवल में निकालें? दोनों में निकालो, क्योंकि अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा तो हमें दोनों में निकाल के आना चाहिए। क्या मेरी बात आप समझे मैंने क्या कहा? अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा तो हमें इसका आंसर दोनों में निकाल के आना चाहिए। इज इट क्लियर? क्लियर बेटे? आइए अब हम निकालते हैं डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। बताइए डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज कैसे आएगा? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज आएगा कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी से, तो ये प्रेजेंट लेवल पे भी निकाल दीजिए और प्रपोज्ड लेवल पे भी निकाल दीजिए। कंट्रीब्यूशन कितनी है, 2,50,000 एंड 3,85,000 एंड ईबीआईटी कितनी है, 50,000 एंड 1,35,000। तो बताइए कितना हुआ, 5, और यहां पे कितना हुआ, 2.85।
आपको नहीं रख रहा कि ऑपरेटिंग रिस्क कम हो गया जब सेल बढ़ गई। सोच के देखो, सेल बढ़ने से, जब हम पहले 5,000 यूनिट बनाते थे, अब हम 7,000 यूनिट बनाने लगे, तो जब हम 5,000 से 7,000 यूनिट बनाने लगेंगे, जब हमारी सेल बढ़ जाएगी तो हमारा ऑपरेटिंग रिस्क कम हो जाएगा, हमारा ऑपरेटिंग रिस्क कम हो जाएगा। क्या ये बात आपको समझ आई मैंने क्या कहा? देखिए ना, हमारा ऑपरेटिंग रिस्क पहले 5 था, अब हमारा ऑपरेटिंग रिस्क 2.85 है, कम हो गया हमारा ऑपरेटिंग रिस्क। इसका मतलब ये है कि जब हम ज्यादा यूनिट बनाएंगे, जब हम ज्यादा यूनिट बनाएंगे तो हमारा रिस्क कम होने वाला है। बोलिए, ये बातें क्लियर हैं आपको? इज इट ऑल एब्सोल्युटली क्लियर? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए इससे अगला पॉइंट देखते हैं, थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में उसने हमें कहा कि ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट बताओ, ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट बताओ। ठीक है जी, अब इसके लिए मुझे आपको पहले कंसेप्ट समझाना पड़ेगा कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, और फिर ही मैं आपको समझा पाऊंगा कि ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है। बोलिए, तैयार हैं आप ब्रेक इवन पॉइंट पढ़ने के लिए? जल्दी बताइए, क्या आप तैयार हैं? चलिए, तो अभी इस क्वेश्चन को हम यहां पे छोड़ देते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन के ना बीच में कुछ बच्चों के एक दो डाउट थे जिन्हें मैंने जानबूझ के नहीं लिया, क्योंकि बड़े बेमतलब के डाउट थे, बट मैंने फीस ले रखी है तो मुझे पढ़ाना तो पूरा ही पड़ेगा। ठीक है जी। अब इसमें कैसे कैसे सवाल बच्चों के आ रहे हैं मैं देखता हूं और बताता हूं। देखो, एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि सर, आपने कहा कि ये जो इन्वेस्टमेंट है 4 लाख की, ये डेट से आई होगी, तो फिक्स्ड कॉस्ट भी तो 50,000 बढ़ रही है, वो कहां से आई होगी? बेटा, फिक्स्ड कॉस्ट तो सेल में से ही पैसा निकाला जाता है, वो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है जो लॉन्ग टर्म तक है। आप अगर किसी अपनी बिल्डिंग का किराया दे रहे हो तो वो अगले साल काम नहीं आ रहा, वो कोई एसेट नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो एक एक्सपेंस है। जाओ 11वीं क्लास में दोबारा एडमिशन लो और अकाउंट्स में इस बार अच्छे से पढ़ के आना कि एसेट में और एक्सपेंस में क्या फर्क होता है। बेटे, एसेट्स में जब पैसा लगाते हो तो उसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं, उसके लिए आप कहाँ से पैसा लाए हो वो इंपॉर्टेंट है। बट जब आप फिक्स एक्सपेंसेस पे करते हो, जब आप खर्चा पे करते हो, चाहे वेरिएबल खर्चा दो चाहे फिक्स खर्चा दो, वो आप सेल्स में से पैसा निकाल कर दे रहे होते हो, उसके लिए कहीं से इन्वेस्टमेंट लाने की जरूरत नहीं होती। तो जिन्होंने ये पूछा था कि सर ये 50,000 रुपये कहाँ से आए हैं, इसकी सोर्स क्या है, इसको भी तो डेट पे उठाया होगा, तो भैया हाथ जुड़े हैं, एक बार 11वीं क्लास में जाओ और अकाउंट्स को इस बार अच्छे से पढ़ना कि एक्सपेंस में अंतर होता है और एसेट में अंतर होता है। ये एक्सपेंस है और ये एसेट है। ये जो 4 लाख रुपए लगाए हैं ये हमारा इन्वेस्टमेंट गया है, और उस इन्वेस्टमेंट में हमने पैसा लगाया होगा एसेट्स में, और उसे लोन से उठाया, इसलिए लोन का इंटरेस्ट दे रहे हैं हम। ठीक है जी। बोलिए, यहां तक की बातें आपको समझ आ गई मैंने क्या कहा? बोलिए, मेरी ऑडियो ठीक आ रही है बेटा सबको? ठीक है। एक बच्चे ने कहा कि फिक्स कॉस्ट इंक्रीज होने पर भी डीओएल डिक्रीज हो रहा है। हाँ बेटे, क्योंकि हमारी सेल अच्छी खासी बढ़ रही है, और बेटा सेल बढ़ने पे वेरिएबल कॉस्ट भी कम हुई है 10 रुपए, जबकि सेल प्राइस कम हुआ है सिर्फ 5 रुपए, वहां भी फायदा हो गया हमें। देखो ना, सेल प्राइस कम हुआ सिर्फ 5 रुपए, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट कम हो गई 10 रुपए, तो वो भी तो फायदा हुआ हमें, वहां भी तो कंट्रीब्यूशन बढ़ने का फायदा हुआ। तो बहुत सारी बातों की वजह से हमारे को नेट में बेनिफिट हो गया है। क्या ये बात समझ आ गई बेटा? चलो मैं आगे, आइए हम पढ़ते हैं कंसेप्ट नंबर 10। आइए जरा मेरे साथ साथ एक लाइन डाल दीजिए यहाँ पे पिछले 9th कंसेप्ट के बाद, और अब आप मेरे साथ आइए कंसेप्ट नंबर 10 पढ़ने के लिए। क्या पढ़ने के लिए मुन्ना? कंसेप्ट नंबर 10 पढ़ने के लिए। चले जी, हम कंसेप्ट नंबर 10 प्लीज देखिए। कंसेप्ट नंबर 10 हमें क्या कहता है? ये हमें बोलता है ब्रेक इवन पॉइंट। कौन सा पॉइंट? ब्रेक इवन पॉइंट। अब देखो, ब्रेक इवन पॉइंट अलग अलग लोग अलग अलग पॉइंट को ब्रेक इवन मानते हैं। सर ऐसा आप क्यों कह रहे हो? मैं अभी आपको समझाता हूं। देखिए, मैं 3 ब्रेक इवन पॉइंट आपको समझाना चाहता हूं। एक होगा ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट, एक होगा फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, और एक होगा कंबाइंड ब्रेक इवन पॉइंट। आराम से समझना, बाहरी बातचीत करने वाला हूं मैं, ठीक है ना? सुनिए बच्चे, एक बात बताओ, ब्रेक इवन पॉइंट आपने बचपन में कब सुना था? आपने ब्रेक इवन पॉइंट का नाम तब सुना था जब आपको यह पता लगा कि एक ऐसा पॉइंट होता है वेयर देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस। याद आया आपको? बेटा, ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है? एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस। आपने सुना है ना ये पॉइंट?
कि कोई ऐसा पॉइंट आता है दुनिया में जहां पे हमारे पास कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं हो रहा होता, उस पॉइंट को हम बोल देते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, है ना। तो अगर मैं आपको ये बोलूं कि ब्रेक इवन पॉइंट ऑपरेटिंग मैनेजर का बताओ, फाइनेंशियल मैनेजर का बताओ और कंबाइंड मैनेजर का बताओ, है ना। आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ रखा है, बच्चे बता रहे हैं ब्रेक इवन पॉइंट हमने पढ़ रखा है। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब हमारे को बचपन के टीचर्स ने ऐसे पढ़ा रखा होता है कि देखो ये टोटल रेवेन्यू है, ये टोटल कॉस्ट है, जहां पे दोनों मिल जाएंगे वो ब्रेक इवन पॉइंट हो जाएगा, यानी उस पॉइंट पे देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस। उससे पहले लॉस हो रहा होगा, उसके बाद प्रॉफिट हो रहा होगा, ऐसा कुछ चित्रकारी सिखाई गई होगी आपको, है ना। कूल, अच्छी बात है कि आपको ये सब बातें याद है, करेक्ट है, वो सब भी जो पढ़ाया गया वो सब करेक्ट है। लेकिन यहाँ पे फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू है, यहाँ पे हमारा दिमाग थोड़ा अलग चल रहा है, जरा ध्यान से सुनना। अगर मैं एक बात बोलूं कि याद है बिजनेस में 3 लोग इन्वॉल्व हैं, इधर देखो, एक होता है ऑपरेटिंग मैनेजर। ऑपरेटिंग मैनेजर जो होता है वो पता है कहां, एक मिनट थोड़ी देर पेन वेन रख दो और सिर्फ मेरी तरफ देखो और सुनो, सिर्फ स्क्रीन को देखो बेटा। ऑपरेटिंग मैनेजर सिर्फ यहां तक जिम्मेदार होता है, इसके बाद उसे कुछ लेना देना नहीं है। एक मैनेजर होता है जिसे बोलते हैं ऑपरेटिंग मैनेजर। कौन सा मैनेजर होता है बेटे? वो ऑपरेटिंग मैनेजर। ऑपरेटिंग मैनेजर वो है जो बिजनेस के अंदर ऑपरेशंस को संभाल रहा है, जैसे प्रोडक्शन कर रहा है, सेल कर रहा है, ये काम कर रहा है। ये खाली यहीं तक ही इंटरेस्टेड होता है, इसके बाद इसे जिंदगी में कुछ नहीं पता, यानी इसे इंटरेस्ट के बारे में, टैक्स के बारे में, प्रेफरेंस डिविडेंड के बारे में कुछ नहीं पता होता। ये सारा काम फाइनेंसिंग मैनेजर का होता है। ये सारा काम किसका होता है बेटे? फाइनेंसिंग मैनेजर। तो 2 अलग अलग मैनेजर्स होते हैं। बोलो मेरी बातें आपको समझ आ रही है मैंने क्या कहा? मैं आपको कहानी में आज 2 मैनेजर ले आया हूं। कौन कौन से? मानो आपकी एक कंपनी है, आपका एक बिजनेस है, तो आपके पास 2 मैनेजर काम करते हैं। एक मैनेजर वो काम करता है जो ऑपरेशन संभालता है, एक मैनेजर वो है जो फाइनेंस संभालता है। आपने सुना भी होगा, आपकी जान पहचान के कई लोग ऐसा कहते भी होंगे कि मैं उस कंपनी में फाइनेंस मैनेजर हूं। सुना है कभी आपने कहते हुए किसी को? तो फाइनेंस मैनेजर का मतलब होता है कि मुझे सिर्फ पैसे से लेना देना है उस कंपनी में, मुझे इस बात से लेना देना नहीं है कि वो प्रोडक्शन कैसी हो रही है, ज़्यादा हो रही है, कम हो रही है, सेल हो रही है, नहीं हो रही है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे खाली पैसे को संभालना है उस कंपनी के। और जो ऑपरेटिंग मैनेजर होगा वो कहेगा मुझे खाली प्रोडक्शन को संभालना है, मुझे पैसे से लेना देना नहीं है बात के। तो दोनों अपने अपने व्यू को सोचते हैं। अब सुनो, पॉज हो जाओ जरा थोड़ी देर और ध्यान से सुनो। अगर आप एक ऑपरेटिंग मैनेजर से मिलते हैं और आपने एक ऑपरेटिंग मैनेजर से पूछा कि भैया ऑपरेटिंग मैनेजर तुम्हारा ब्रेक इवन कब आता है, तो वो कहता है देखो मेरा ब्रेक इवन आएगा जब नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, जब मेरा प्रॉफिट 0 हो जाए। क्या कहेगा वो ऑपरेटिंग मैनेजर? क्या कहेगा? जब मेरा प्रॉफिट 0 हो जाएगा तो मेरा ब्रेक इवन आ जाएगा। अच्छा एक बात हो, ऑपरेटिंग मैनेजर का प्रॉफिट क्या होता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट, याद है मैंने आपको लिखवाया था कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट को ईबीआईटी भी बोलते हैं। तो जब ईबीआईटी 0 होगा तो उसे बोलेंगे ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट। रिपीट करो, जब ईबीआईटी 0 आ जाएगा तो उसे बोलेंगे ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट। मैं समझाता हूं इसे, मैं बहुत बार समझाऊंगा, 3 बार समझाऊंगा कम से कम, आपने आराम से सुनना है सिर्फ। ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या है? डेफिनेशन पहले सुनो फिर बाद में लिखना। ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब है कि कितनी सेल्स होनी चाहिए, लेवल ऑफ सेल्स एट विच, क्या कहा मैंने? लेवल ऑफ सेल्स एट विच, यानी कितनी सेल होनी चाहिए एट विच ईबीआईटी इज इक्वल टू 0। यानी मैं आपको यह बोल रहा हूं कि कितनी सेल होनी चाहिए, क्या कहा मैंने? रिपीट करो, कितनी सेल होनी चाहिए, कितनी सेल होनी चाहिए कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इक्वल टू ऑपरेटिंग इनकम, सॉरी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इक्वल टू 0 हो। मतलब देखो अब आप बोलोगे ऑपरेटिंग मैनेजर क्या आप पागल हो? अब आप ऑपरेटिंग मैनेजर के पास जाओ और उसे बोलो कि क्या तुम पागल हो? आप ये कह रहे हो ईबीआईटी 0 हो जाए मैं खुश हूं। अगर ईबीआईटी 0 हो गया तो नीचे वाले लोग जो इंटरेस्ट कैसे देंगे? यार बाकियों के बारे में भी तो सोचो। बट क्या ऑपरेटिंग मैनेजर बाकियों के बारे में सोचेगा? क्या ऑपरेटिंग मैनेजर नीचे वाले लोगों के बारे में सोचेगा? क्या वो उनकी चिंता करेगा? या वो सिर्फ ये कहेगा भैया मेरा काम है ऑपरेटिंग, मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट 0 हो जाए, मेरा तो ब्रेक इवन पॉइंट यही है। वो क्या बोलेगा? मेरा ब्रेक इवन पॉइंट तो यहीं पे है भाई। देखो बड़ी सीधी सी बात बोलेगा, कहेगा देखो भाई मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है, मेरा मतलब है कि भगवान मुझे इतनी सेल दे दे कि ईबीआईटी 0 हो जाए, बस बस प्रभु कुछ ऐसा कर कमाल
कि सेल से ईबीआईटी जीरो हो जाए, यही मेरा ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट है, यही मेरा ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट है। क्या आपको मेरी बातें समझ आ रही है मैंने क्या कहा? ये कौन कह रहा है, आप मुझे बताओ इस कहानी में ये कौन कह रहा है? तो आप ये बोलोगे कि इस कहानी में ये ऑपरेटिंग मैनेजर कह रहा है। आपको समझ आ रहा है ऑपरेटिंग मैनेजर क्यों कह रहा है? क्योंकि ऑपरेटिंग मैनेजर को इसके बाद वाले खर्चों से कोई लेना देना ही नहीं है। वो कहता है भैया मेरा तो ब्रेक इवन हो गया, मेरा तो ब्रेक इवन पॉइंट हो गया। क्या ये बात आपको समझ आई मैंने क्या कहा? पक्की बात है, समझ आ गई ये बात? अभी इसके फॉर्मूला सुन। हमने पूछा भैया इसके फॉर्मूला क्या होंगे, तो इसने बोला कि इसके होंगे 3 फॉर्मूलाज। देखो कौन कौन से। अगर हमें ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है और वो भी यूनिट्स में निकालना है, यूनिट्स में, तो फॉर्मूला होगा फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। क्या कहा मैंने, जल्दी बोलो। फॉर्मूला क्या बनेगा? फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। क्या ये बातें आपको समझ आ गई मैंने क्या कहा? एक बच्चे कह रहे हैं उसे नौकरी से निकाल दो, अंश मित्तल जी कह रहे हैं ऐसे क्यों निकाल दो बेटे? बोल तो वो सही रहा है ना, वो अपने बारे में सोच के बोल रहा है। वो ये सोच के बोल रहा है कि ऑपरेटिंग खर्चे सारे निकल रहे हो, मतलब उसे फाइनेंशियल खर्चों की चिंता नहीं है। वो कह रहा है भाई देखो, वो ये थोड़ी ना कह रहा है कि सच में कंपनी जीरो प्रॉफिट कमाए, बट वो ये कहता है कि मुझे डांट नहीं पड़ेगी अगर ईबीआईटी जीरो आ गया, क्योंकि मेरे खर्चे पूरे हो गए होंगे, वेरिएबल खर्चे और फिक्स खर्चे पूरे पे हो गए होंगे। बेटे एक बात बताना, ईबीआईटी जीरो आने का मतलब क्या है? कि आपने वेरिएबल कॉस्ट पे कर दी होगी, आपने फिक्स कॉस्ट पे कर दी होगी। बेटा जब ये भी पे हो गया होगा, ये भी पे हो गया होगा, तभी तो ये जीरो आएगा। यानी वो ये कह रहा है कि मेरे बिजनेस के खर्चे पे हो गए होंगे, अब तुम जानो और फाइनेंशियल खर्चे जाने, मेरे को क्या लेने देना। ये मतलब हो रहा है, समझ आ गया आपको? इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि ये फॉर्मूला आपको कॉस्टिंग के कोर्स में पढ़ाया जाता है, जब आप मार्जिनल कॉस्टिंग नाम का चैप्टर पढ़ेंगे उसमें पढ़ाया जाता है। ठीक है जी, ये है ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट। अब इसका एक और फॉर्मूला हो सकता है, ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट अगर हमें रुपीज में निकालना हो तो फॉर्मूला बन जाएगा फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इनटू सेलिंग प्राइस, इनटू सेलिंग प्राइस। क्या मेरी बातें आपको समझ आई मैंने क्या कहा? मैं दोबारा बोलता हूं, देखिए ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट, दोबारा बोलो मैंने क्या कहा? ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट। क्लियर है ये बात? ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट कैसे आएगा अगर रुपीज में निकालना? देखो ये यूनिट्स थे ना, मान लो ये 500 यूनिट आ गए, तो इन यूनिट्स को अगर मैं सेलिंग प्राइस से इंटू कर दूंगा, मान लो 500 यूनिट्स को अगर मैं सेलिंग प्राइस से इंटू कर दूंगा, तो रुपीज में आंसर आ जाएगा। से यस और नो बेटा, आंसर किस में आ जाएगा? रुपीज में आ जाएगा। क्या ये बात भी आपको क्लियर हो गई? पक्की बात है, समझ आ गया सबको? भाई अगर ये यूनिट्स थे तो अगर मैं यूनिट्स को इनटू सेलिंग प्राइस कर दूंगा तो आंसर रुपीज में आ जाएगा। अब आंसर यूनिट्स में नहीं बचेगा, रुपीज में। मतलब हम ये कहेंगे कि अगर मान लो इसका आंसर 2 लाख आ रहा है, तो अगर हम 2 लाख रुपीज की सेल करेंगे तो ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा। यानी 2 लाख रुपीज की सेल पे ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा। किसका ब्रेक इवन? ऑपरेटिंग का। ऑपरेटिंग का ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा। इसका एक फॉर्मूला और है, देखो एक बात बताओ, अगर कंट्रीब्यूशन और मैं एसपी को उठा के नीचे ले जाऊं, आपको पता है ना एसपी नीचे भी जा सकता है। देखो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर होता है तो रेसिप्रोकल होकर सामने आ जाता है ऊपर, तो अगर मैं ये यहां से हटा दूं तो नीचे एसपी आ जाएगा। अब आप मुझे बताओ कंट्रीब्यूशन बाय सेल क्या होती है? कोई मुझे बता सकता है? जल्दी बताओ, कंट्रीब्यूशन बाय सेल क्या होती है? मैंने बताया था फर्स्ट क्लास में, जल्दी बताओ। कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स, कंट्रीब्यूशन बाय सेल, देखो नोट्स को पढ़ो। कंट्रीब्यूशन बाय सेल कौन सी रेशियो होती है? पीवी रेशियो होती है। कौन सी रेशियो होती है? पीवी रेशियो, शाबाश। तो इसका तीसरा फॉर्मूला ये लिखा जा सकता है कि ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट अगर रुपीज में निकालना है तो ऐसे निकाल सकते हो, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, ये तीसरा फॉर्मूला है। क्या मैं मान के चलूं आपको ये बातें समझ आ गई बेटा मैंने क्या कहा? 3 बातें करी मैंने अभी तक। ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में मैं आपसे डिस्कशन कर रहा हूं। व्हाट इज ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट बताओ? आप ये कहोगे सर ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब है ऐसा पॉइंट, ऐसी सेल जिस सेल पे ईबीआईटी जीरो आ जाए। दोबारा बोलो, ऐसे लिखो, अब ये लिखो भी सही, ऐसी सेल जिस सेल पे ईबीआईटी जीरो आ जाए। क्या समझ गए आप मेरी बात?
व्हाट इज ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट? ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब है ऐसी सेल जिस सेल पे हमारी ब्रेक इवन पॉइंट आए, यानी कि हमारी ऑपरेटिंग प्रॉफिट जीरो हो जाए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जीरो हो जाए। और वो कौन कौन से तीन फॉर्मूलाज से निकली है, देखो मैं दोबारा समझा देता हूं। मैंने आपको तीन फॉर्मूलाज बताए। एक फॉर्मूला बताया मैंने फिक्स कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, इससे आंसर यूनिट्स में निकल कर आएगा। और अगर इसे इनटू इस यूनिट्स को इनटू एसपी कर दोगे तो आंसर रुपीज में निकल आएगा। और अगर एसपी को इधर डिवाइड कर दोगे नीचे तो कंट्रीब्यूशन बाय एसपी से पीवी रेशियो आ जाएगी। कौन सी रेशियो आ जाएगी जी? पीवी रेशियो आ जाएगी। बोलिए ये बातें आपको समझ आ गई मैंने क्या कहा? बोलिए जी, इतनी बातें क्लियर हैं आप सभी को यहां तक? हाँ जी बेटा, क्लियर है मेरे बच्चे सब बातें? आपने कहा जी हाँ सर, ये बातें मुझे क्लियर हैं, अच्छे से समझ आ गई हैं। कूल है? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो ये ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट हो गया। अब हम इससे आगे चलते हैं फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट पे। सुनिए, अब हमने फाइनेंशियल मैनेजर से बात करी, हमने कहा भाई तू बता दे अपना ब्रेक इवन पॉइंट। अच्छा एक बात बताओ, जब फाइनेंशियल मैनेजर अपना ब्रेक इवन पॉइंट बताएगा तो वो स्टार्टिंग से सेल से बताएगा या उसकी जिंदगी स्टार्ट ही ईबीआईटी से होती है? आप सोच के देखो, फाइनेंशियल मैनेजर की थिंकिंग स्टार्ट कहां से होती है? बेटा उसकी थिंकिंग ईबीआईटी से स्टार्ट होती है। उसे सेल से क्या लेना देना? वो तो फाइनेंस मैनेजर है, उसे उससे ऊपर वाले पॉइंटों से कोई लेना देना ही नहीं है। तो फाइनेंशियल मैनेजर ऐसा कहेगा कि हे प्रभु, कुछ ऐसा ईबीआईटी दे दे, कुछ ऐसा ईबीआईटी दे दे प्रभु कि मेरा ईपीएस जीरो हो जाए तो भी मुझे कोई चिंता नहीं है। कि कुछ ऐसा ईबीआईटी दे दे कि ईपीएस जीरो हो जाए तो भी मुझे चिंता नहीं है। इसे बोलते हैं फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। यानी फाइनेंशियल मैनेजर का थॉट कि फाइनेंशियल मैनेजर के अकॉर्डिंग ब्रेक इवन कहां आएगा, उसका थॉट। अच्छा एक बात बताओ, फाइनेंशियल मैनेजर का थॉट स्टार्ट कहां से होता है? जल्दी बताओ, फाइनेंशियल मैनेजर का थॉट कहां से स्टार्ट होता है? आप बोलोगे फाइनेंशियल मैनेजर का थॉट स्टार्ट होता है ईबीआईटी से, और उसका थॉट खत्म कहां होता है? ईपीएस में। लेकिन जो ऑपरेटिंग मैनेजर होता है उसका थॉट कहां से स्टार्ट होता है? सेल से, और खत्म कहां पे होता है? ईबीआईटी पे। क्या ये बातें आपको समझ आ गई बेटे मैंने क्या कहा? आइए जरा मैं आपको ये बात दोबारा इस टेबल में समझाना चाहता हूं। देखिए दोबारा दोबारा ध्यान से सुनिए बेटा। ऑपरेटिंग मैनेजर कहता है, जैसे बेटा कभी भी ना एक बात बताओ, आप जब एग्जाम देने जा रहे होते हो, आप अपने घर से निकलते हो तो अपने भगवान जी को, जिन भी आप फॉर्म ऑफ एनर्जी में बिलीव करते हो, आप उन्हें प्रे करते होगे, है ना? जब आप एग्जाम देने जाते हो तो प्रे करते होगे आप जब प्रे करते हो तो क्या बोलते हो आप? कि यार ऐसे ही बोलते हो ना, हे प्रभु इतने मार्क्स तो दिला दियो कि कम से कम मेरे 50% आ जाए। यार सीए के एग्जाम में तो बच्चा यही बोल के जाता है कम से कम 60% तो दिलाई देना, 50-60% तो दिलाई देना। वो आपका ब्रेक इवन है, क्योंकि उससे नीचे गए तो नुकसान है। तो आपके लिए 50 मार्क्स ब्रेक इवन होता है ना बेटा? सीए स्टूडेंट्स के लिए या अन्य प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए भी 50% जो होता है वो बेसिकली ब्रेक इवन होता है, कि उससे नीचे गए तो गए। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ब्रेक इवन आप मांगते हो, तो जो ऑपरेटिंग मैनेजर है वो ब्रेक इवन मांगता है कि भगवान इतनी सेल दे दियो कि मेरा ईबीआईटी जीरो हो जाए, कि कम से कम मेरे पाप उतर जाए। मेरे देखो, हर कोई अपना सोचता है, वो सोचेगा
कि मेरे वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट निकल जाए। अब आप दो ग्रुप देते हो ना, जैसे आप दो ग्रुप के पेपर देते हो, ग्रुप 1 ग्रुप 2, तो ग्रुप 1 के टीचर सोचते हैं कि काश मेरे वाले पेपरों में बच्चा पास हो जाए, चाहे सेकंड की चिंता वो नहीं करते। सेकंड वाला सोचता है कि यार मेरे ग्रुप में पास हो जाए, फर्स्ट की चिंता नहीं करते। हर कोई अपना अपना सोचता है, बोलो हाँ या ना। वैसे ही मैनेजर्स भी अपना अपना सोचते हैं। तो अगर आप बोलोगे ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट कितना है, तो बोलेगा भाई इतनी सेल आ जाए कि मेरा ईबीआईटी जीरो हो जाए। और अगर हम बात करें दूसरे वाले बंदे की, फाइनेंशियल मैनेजर की, तो वो कहेगा भगवान मुझे इतना ईबीआईटी दे दे कि भले ही मेरा ईपीएस जीरो हो जाए, मतलब मेरे कम से कम मेरा इंटरेस्ट चला जाए और प्रेफरेंस डिविडेंड चला जाए और उसके ऊपर टैक्स चला जाए, कम से कम इतना पैसा चला जाए मेरा। समझ आ रहा है आपको मैंने क्या कहा? कि भले ही ईपीएस जीरो हो जाए, भले ही इक्विटी शेयर को जीरो मिले, इक्विटी शेयर को कुछ ना मिले, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम खर्चे पूरे हो जाए, कम से कम ये वाले खर्चे मेरे पूरे हो जाए, वो ये कहेगा। तो उसके फाइनेंशियल खर्चे होते ही कितने हैं बताओ? तो आप कहोगे देखो फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या है, ध्यान से सुनना और ध्यान से लिखना। इसका मतलब होता है लेवल ऑफ ईबीआईटी, कि कितनी ईबीआईटी होनी चाहिए एट विच ईपीएस इक्वल टू जीरो। कितने लेवल ऑफ ईबीआईटी पे हम रहे कि ईपीएस जीरो हो जाए। क्या कहा मैंने? कितने लेवल ऑफ ईबीआईटी पे हम रहे कि ईपीएस जीरो हो जाए, ये मतलब है इसका। यानी हम कितनी ईबीआईटी कमाए कि ईपीएस इक्वल टू जीरो हो जाए। मतलब ईपीएस जीरो आ जाए, मतलब शेयर होल्डर को भले ही कोई कमाई ना मिले, लेकिन बाकी के खर्चे निकल जाए, बाहर वालों के खर्चे निकल जाए, कोई हमारे दरवाजे पे पैसा मांगने ना आए, कम से कम ये हो कि हम बाकियों के खर्चे रिकवर कर पा रहे हो पूरे के पूरे। क्या मेरी बातें आपको समझ आ गई? मैंने क्या कहा? कम से कम आउटसाइडर्स को पूरा पैसा दे पा रहे हो। ये बात क्लियर है? शाबाश। इसके फॉर्मूला क्या है? आपको बड़ी प्रसन्नता होगी ये बात जान के कि फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, जो फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट है उसका एक ही फॉर्मूला है, और वो है इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड, वो भी अपॉन 1 - t। यानी इंटरेस्ट भी हमारी फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट है, और प्रेफरेंस डिविडेंड अलोंग विद टैक्स भी हमारी, प्रेफरेंस डिविडेंड अलोंग विद टैक्स भी हमारी फाइनेंशियल कॉस्ट है। क्या ये बातें आपको समझ आ गई बेटे मैंने क्या कहा? क्या ये बात आपको समझ आ गई बेटे मैंने क्या कहा? मैं दोबारा दोहरा देता हूं, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, क्या मेरी बातें क्लियर हैं आपको? पक्की बात है, क्लियर है? ठीक है जी। यानी फाइनेंशियल मैनेजर कहता है कि भगवान कम से कम मेरा ब्याज तो निकलवा दे, कम से कम मेरा प्रेफरेंस डिविडेंड तो निकलवा दे, वो यही बातें करता है, ठीक है ना। अब बात होती है कंबाइंड ब्रेक इवन। बेटा कंबाइंड ब्रेक इवन होती है मालिक की। एक बात बताओ, एक बिजनेस है उसमें एक ऑपरेटिंग मैनेजर है वो अपना सोच रहा है, फाइनेंशियल मैनेजर है वो अपना सोच रहा है, लेकिन मालिक तो पूरे का बिजनेस के बारे में सोचेगा। अगर आप बिजनेस के मालिक हो तो आपको ऑपरेटिंग रिस्क है या फाइनेंशियल रिस्क है, या आपको दोनों रिस्क है? जल्दी बताओ। अगर आप बिजनेस के मालिक हो तो आपके पास क्या खाली ऑपरेटिंग रिस्क है? क्या आपके पास खाली फाइनेंशियल रिस्क है? नहीं, आपके पास तो पूरा रिस्क है। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि आपकी ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगी, तो आप भगवान को कहोगे भगवान इतनी सेल दे दे कि कम से कम ईपीएस जीरो हो जाए, कि मेरे को कमाई ना मिले कोई बात नहीं, लेकिन बाकी सारे खर्चे निकल जाए, मेरे ये सारे खर्चे निकल जाए, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, इंटरेस्ट, प्रेफरेंस डिविडेंड सब पे हो जाए मेरा, कम भले ही चाहे मेरे पास जीरो बचे। तो आप अपनी डेफिनेशन में क्या दोगे? सेल से स्टार्ट करके ईपीएस पे खत्म करोगे। यानी देखो मेरी बात को समझो, दिमाग को समझो, इधर सुनो। ऑपरेटिंग मैनेजर सेल से ईबीआईटी तक सोचता है। बोलो मेरे साथ, ऑपरेटिंग मैनेजर कहां से कहां तक सोचता है? सेल से ईबीआईटी तक सोचता है, करेक्ट। लेकिन फाइनेंशियल मैनेजर ईबीआईटी से ईपीएस तक सोचता है। लेकिन जो कंपनी का मालिक होता है, ओनर होता है, वो कहां से कहां तक सोचता है? वो सेल्स से ईपीएस तक पूरा सोचता है। वो सेल्स से ईपीएस तक सोचता है। क्या मेरी बातें क्लियर हैं आपको? बहुत बढ़िया।
बहुत ही बढ़िया। तो यानी वो ये कहता है, देखिए जरा यहां पे आप लिखिए, लेवल ऑफ सेल्स एट विच ईपीएस इज इक्वल टू जीरो। लेवल ऑफ सेल्स एट विच ईपीएस इज इक्वल टू जीरो, यानी हमें कितनी सेल्स करनी होगी कि ईपीएस इक्वल टू जीरो आ जाए। हमें कितनी सेल करनी होगी कि ईपीएस जीरो आ जाए। क्या मेरी बातें आपको समझ आ रही है मैंने क्या कहा? हमें कितनी सेल करनी होगी कि ईपीएस इक्वल टू जीरो आ जाए। एनी डाउट टिल नाउ? नो डाउट? नो डाउट? चलिए आगे देखते हैं फिर। तो अगर मैं आपको ये बोलूं कि ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट कितना है, ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट कितना है, तो पता है कैसे आएगा? देखिए मैं आपको एक सवाल बताऊं, ये जो तीनों फॉर्मूले हैं ना, इन तीनों फॉर्मूला में आप फिक्स्ड कॉस्ट के साथ इन फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट को भी ऐड कर दो। तीनों में फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट को भी न्यूमरेटर में ऐड कर दो, बस बन जाएगा फॉर्मूला। देखो कैसे फॉर्मूला बनेगा, सुनो। फॉर्मूला बनेगा फिक्स्ड कॉस्ट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 - टी होल रेज टू पावर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये बन गया जब आंसर यूनिट्स में आएगा। और अगर हम इसी को पीवी रेशियो वाला लिख दें, तीसरा वाला, तो आप लिखोगे फिक्स्ड कॉस्ट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 - टी होल रेज टू पावर पीवी रेशियो। होल रेज टू पावर पीवी रेशियो। बोलिए मेरी बातें आपको समझ आ गई मैंने क्या कहा? यानी एक बात बताओ, जो मालिक है, मालिक वो कौन सी फिक्स्ड कॉस्ट की चिंता करता है? क्या खाली ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट की या फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट की भी करता है? बेटा मालिक तो सबकी चिंता करेगा, तो इसलिए उसके न्यूमरेटर में सारी फिक्स्ड कॉस्ट आ रही है, ऑपरेटिंग भी और फाइनेंशियल भी। ये ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट है, ये फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट है, दोनों फिक्स्ड कॉस्ट को कंसीडर करेगा। तो यानी इसी के दम पे ये वाला फॉर्मूला भी बन जाता है अपने आप। ठीक है जी, मेरी बातें आपको समझ आई? बेटा मैंने क्या कहा, देखा मेरे लिए बहुत आसान था कि मैं सिर्फ फॉर्मूला लिखवा देता और बोलता बेटा याद कर लो, जैसे ज्यादातर टीचर करते हैं। मैं लेकिन वैसे नहीं चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि आपको हर एक फॉर्मूला की डेवलपमेंट समझ आए। यही मेरा काम है कि मैं फॉर्मूलाज की डेवलपमेंट सिखाऊं, ताकि आपको रिवीजन में आसानी से फॉर्मूलाज याद आ रहे हो। आई होप कि आपको ये फॉर्मूलाज यहां तक समझ आ गए होंगे। अपने कैमराज ऑन करिए, मैं एक बार चाहूंगा आपको दोबारा रिकॉल कराऊं और फिर क्वेश्चन पे लेके चलूंगा। क्या यहां तक की बातें आपको समझ आ रही है मैंने क्या कहा? हम किसके बारे में बात कर रहे हैं जरा सुनो। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? लिख लिया बेटे? कॉपी कर लिया आपने? थम्स अप करो और बोलो, बोलिए जरा जल्दी। सबने लिख लिया? लिख लिया ना? कूल। बच्चे कह रहे हैं हमने लिख लिया। तो देखो हमने तीन बातें करी। हमने कहा ऑपरेटिंग मैनेजर कहता है ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट, कि कितनी सेल्स करें कि ईबीआईटी जीरो हो जाए, ये ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट है। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट कहता है कि कितनी ईबीआईटी करें कि ईपीएस जीरो हो जाए। और ओनर कहता है कि कितनी सेल्स हो कि ईपीएस जीरो हो जाए। वो ओनर कहता है कंबाइंड ब्रेक इवन पॉइंट। अब देखो मेरी बातों को सुनो, ब्रेक इवन पॉइंट को मैं एक बार रिकॉल करा रहा हूं। मैं जानबूझ के फॉर्मूला में एक एक जगह गलती करूंगा, आपने बताना है कि कहां गलती की है। तैयार हो? एक्टिव हो? जल्दी एकदम जरा ध्यान से देखना, ठीक है? और तेज स्पीड में लिखूंगा और एकदम एकदम बारीक गलती करूंगा, आपने पहचाननी है। आओ, पहले हम बात कर रहे हैं ऑपरेट, लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सुनो। ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट, फिर हम बात करेंगे फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, फिर हम बात करेंगे कंबाइंड ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है जी, फिर हम बात करेंगे कंबाइंड ब्रेक इवन पॉइंट। जरा सुनना ध्यान से। ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पर एनम।
बोलो, यही होता है क्या सर? पर यूनिट पर एनम तो कैरिंग कॉस्ट होती है सर कॉस्टिंग में, ये थोड़ी ना होती है यहाँ। ना 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 सर, यहाँ पे सिर्फ पर यूनिट आएगा, बिल्कुल ठीक। अच्छा, और हो सकता है, देखो अरे भैया समझिए, और एक फॉर्मूला हो सकता है फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। बताओ ये सही लिखा है मैंने या गलत लिखा है? गलत है? नहीं, ये फॉर्मूला भी सही है। चलिए आगे देखते हैं। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 + टी। ठीक है ना? क्या गलत है? 1 - टी होगा, ना कि +t। ये बात याद रखनी है बेटा, ये छोटी छोटी बातें ही तो गलती करते हो आप एग्जाम में। ठीक है, कंबाइंड ब्रेक इवन पॉइंट होता है जब हम फिक्स्ड कॉस्ट प्लस इंटरेस्ट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 - टी होल अपॉन पीवी रेशियो कर देते हैं। प्लस आएगा, प्लस। यहां मैंने जानबूझ के माइनस डाला है, आपको इसे प्लस करना है। ध्यान दो, ध्यान दो बेटे फॉर्मूला। बाकी फॉर्मूला करेक्ट है जी हाँ, बाकी फॉर्मूला करेक्ट है। इसमें आंसर रुपीज में आएगा, और अगर नीचे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लिख देते तो आंसर यूनिट्स में निकल कर आता। फिर आंसर किस में निकल कर आता बेटे? यूनिट्स में निकल कर आता है। क्या आपको ये तीनों फॉर्मूला थोड़े थोड़े हद तक समझ आ गए? अभी क्वेश्चन आएंगे तो और ज्यादा समझ आएंगे जब क्वेश्चन करेंगे 5-7 इसके। कूल मैन, बहुत ही बढ़िया। तो बच्चे कह रहे हैं सर हमें ब्रेक इवन पॉइंट समझ आ गया। अब वापस चलते हैं क्वेश्चन पे, जिस क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते हम ब्रेक इवन पढ़ने आ गए थे। ये नोट्स बना लिए ना आपने? ब्रेक इवन के नोट्स बना लिए ना? आओ फिर वापस। हाँ जी, क्वेश्चन हमें कहता है ऑल्सो मेजर द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज एंड ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट। बेटे ओवरऑल मतलब होता है कंबाइंड। ओवरऑल किसे कहते हैं बेटा? कंबाइंड ब्रेक इवन पॉइंट। मेरी बातें समझो, ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? कंबाइंड ब्रेक इवन पॉइंट। बोलिए इतनी बातें क्लियर हैं आपको? चलिए आइए हम चलते हैं कंबाइंड ब्रेक इवन पॉइंट, यानी ओवरऑल के साथ आप ब्रैकेट में लिख भी सकते हो कि ओवरऑल का मतलब होता है कंबाइंड ब्रेक इवन पॉइंट। कूल, कंबाइंड ब्रेक इवन पॉइंट। चलिए, अच्छा एक बात हो, जब कंबाइंड ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है और इस क्वेश्चन में दो सिचुएशंस थी, एक प्रेजेंट एक प्रपोज, तो मैं एक के लिए ही निकाल के आऊंगा ना, या दोनों के लिए निकाल के आऊंगा? दोनों के लिए। कभी भी ऐसी गलती मत करना, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो उसकी पूरी हेल्प करो। समझ आता है आपको मैंने क्या कहा? आपके घर में कोई मेहमान आए, बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट आए आपकी लाइफ में, आपके घर पे, और वो बोले बेटा पानी ले आओ, तो कैसा पानी लाओगे? बोलो। आपको ठंडा पानी भी लाना है, गर्म पानी भी लाना है, और एक गिलास खाली भी लाना है। समझ गए? ठंडा पीना है ठंडा पी लेंगे, गर्म पीना है गर्म पी लेंगे, और बोलेंगे नहीं बेटा हम तो मिक्स पीते हैं, तो फिर आधे गिलास में आधा आधा दोनों डाल दो। भाई हमारे बड़े इंपॉर्टेंट गेस्ट है ना, वैसे ही जो एग्जामिनर है वो उतना ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में। आप उससे पूछो क्या चाहिए भाई, सब पेश करेंगे, चिंता नहीं करनी। कह रहा है जी ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट। हमने कहा अरे रुक भाई अभी रुक, तेरे को समझाते हैं जरा ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है। इधर देखो, एक प्रेजेंट लेवल एक प्रपोज लेवल। पहले बना देंगे प्रेजेंट लेवल पे, और फिर बना देंगे प्रपोज लेवल पे, और यहां लिख देंगे ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला। किसी को ध्यान है ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता था? फिक्स कॉस्ट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 - टी, बट वो इस क्वेश्चन में आएगा ही नहीं। अपॉन, बेटा इस क्वेश्चन में पीवी रेशियो तो है नहीं, तो आप एक काम करो सीधा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कर दो। बताइए जी, आप मुझे बता सकते हो हमारी फिक्स कॉस्ट कितनी है? देखो यहां पे फिक्स कॉस्ट थी 2 लाख की, और इंटरेस्ट कितने का है? 0। यहां पे फिक्स्ड कॉस्ट है 2,50,000 और इंटरेस्ट था 40,000। अब दोनों को डिवाइड बाय करो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। यहां पे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट थी 50, यहां पे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितनी थी बेटा? 95 - 40, 55। यूनिट्स में आंसर बता दो। 4,000 यूनिट्स।
और यहां पे 5273 यूनिट्स। ये आंसर आ गया यूनिट्स में, बट बेटा मुझे क्या पता वो रुपीज में मांग रहा हो, इसलिए रुपीज में भी आंसर निकाल के आओ। सो ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज। तो आप पता है क्या करोगे, जितने यूनिट्स आए थे उसे इनटू सेल प्राइस कर दो। जितने यूनिट्स आए थे उसे इनटू सेल प्राइस कर दो। उसे इनटू सेल प्राइस कर दो। समझ आता है आपको मैंने क्या कहा? 500935। Am I absolutely clear about all this? हाँ जी बच्चे प्लीज बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। हमें अच्छे से समझ आ गया ये सब। अच्छा एक बच्चा पूछ रहा है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे आया। बेटा देखो, ये होती है कंट्रीब्यूशन और ये होती है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब यहाँ पे थी 95, 95 में से 40 माइनस कर दो बेटा, तो 95 में से 40 माइनस होती है तो 55 आती है आजकल। ठीक है, बोलो। हद्दी हो गई यार, मैं जब क्वेश्चन रिपीट करने को बोलता हूँ करते हो? फॉर्मेट की तो नॉलेज रखो कम से कम। आ जाओ बेटा, इतनी बातें सबको क्लियर हो गई? शाबाश। अब आपका दिल ये कर रहा है कि और क्वेश्चन कराओ सर, एक दो ना क्वेश्चन कराओ, ताकि हम इस लेवल पे आके ढंग से ऑपरेट कर सके, बैठ सके, है ना। चलिए थोड़ी तेज स्पीड में एक दो क्वेश्चन कराता हूं मैं आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ी फास्ट स्पीड में करेंगे। आओ मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 12। वैसे ऐसा एक क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपको करा चुका हूँ। मैंने एक क्वेश्चन ऐसा कराया था, पता है कौन सा? क्वेश्चन नंबर 5 ऐसा ही क्वेश्चन था जैसा कि क्वेश्चन नंबर 12 है, लेकिन अब मैं स्पीड बढ़ा के कराऊंगा। पहले मैंने बहुत धीमे धीमे कराया हुआ है आपको, ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है लेकिन बहुत धीमे धीमे कराया हुआ है। अब मैं लेकिन थोड़ी स्पीड बढ़ाकर कराना चाहता हूँ आपको। क्या आप तैयार हो बेटे? पढ़िए जरा मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 12। और आप मुझे पहले ये बताओ कि क्या आपको क्वेश्चन नंबर 12 समझ आ रहा है? कितने बच्चों को लगता है कि हाँ सर ये तो मुझे समझ आ रहा है? देखिए, वो कहता है इक्विटी शेयर हमारे पास कितना है। कहानी को समझो। वो कहता है इक्विटी शेयर 1 करोड़ शेयर है, तो उसने खुद ही बता दिया 1 करोड़ शेयर है, तो नंबर ऑफ शेयर्स पता लग गए। रिजर्व भी पता है, 15% डिवेंचर 20 करोड़ के हैं, तो इससे इंटरेस्ट निकल आएगा हमारा। और ये हमें टोटल एसेट्स भी पता है। अब वो फिक्स कॉस्ट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट बोल रहा है। बेटा एक बात और, फिक्स कॉस्ट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट का मतलब क्या है? होना भी फिक्स कॉस्ट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ही चाहिए था, क्योंकि हमें फिक्स कॉस्ट को अलग लेना होता है, इंटरेस्ट को अलग लेना होता है, तो अच्छी बात है। फिर वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो भी दे रखी है, फिर टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो भी दे रखी है, फिर इनकम टैक्स का रेट भी दिया हुआ है। क्या फुल स्पीड में चले? क्या आप तैयार हो? इस क्वेश्चन में बस एक बात एक्स्ट्रा है, करंट रेशियो निकालनी। बाकी सब कुछ क्वेश्चन 5 में कवर हो चुका था। तो आप इसके साथ ये लिख दो कि ये क्वेश्चन बड़ा भाई है। किसका बड़ा भाई है? बड़ा भाई ऑफ क्वेश्चन 5, यानी ये क्वेश्चन 5 के जैसा ही है और उसका थोड़ा बड़ा वर्जन है, उसका थोड़ा बड़ा वर्जन है। बट क्या आप स्पीड में करने के लिए तैयार हो? जी हाँ सर, हम बिल्कुल फुल स्पीड में करने के लिए तैयार हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को कैसे सॉल्व करेंगे हम। देखिए सॉल्यूशन नंबर 12, पहले हम बनाएंगे अपनी इनकम स्टेटमेंट। क्या आपको याद है मैं इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाता हूँ? सबको ध्यान है? जी हाँ सर, हमें पता है कि आप इनकम स्टेटमेंट किस तरीके से बनाते हो। आप पहले लिख देते हो इनकम स्टेटमेंट पर्टिकुलर्स और अमाउंट। क्या लिख देते हो? इनकम स्टेटमेंट, यहाँ पे लिख देते हो पर्टिकुलर्स, फिर यहाँ पे लिख देते हो अमाउंट और यहाँ पे लिख देते हो रुपीस। ठीक है जी।
फिर सबसे पहले आती है सेल्स, जो कि अभी शायद हमें नहीं पता, फिर वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट की परसेंटेज उसने हमें बताई है, देखो वेरिएबल कॉस्ट की कितनी परसेंट बताई है उसने, उन्होंने बोला है कि वेरिएबल कॉस्ट है 65%। एक बात बताओ, अगर कोई आपको ये कह दे कि वेरिएबल कॉस्ट 65% है, तो आपको क्या पता लगेगा कि कंट्रीब्यूशन कितने परसेंट है? तो आपको पता लगेगा कंट्रीब्यूशन 35% है, यानी पीवी रेशियो 35% है। यानी इस क्वेश्चन में आप मुझे बताइए पीवी रेशियो कितनी है? 35%। क्या ये बात सबको याद आ गई? पीवी रेशियो कितनी है बेटे? 35%। कूल। देखो हम ना वर्किंग नोट नंबर 1 में ऐसे लिख सकते हैं, पता है कैसे? देखिए कि पीवी रेशियो प्लस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो मिलाकर आती है 100%। तो अगर मैं आपको ये बोलूं कि पीवी रेशियो प्लस 65% इज इक्वल टू 100%, तो आपको समझ आ गया कि हमारे पास पीवी रेशियो 35% आने वाली है। ये बात हमें समझ आ गई कि हमारी पीवी रेशियो 35% है। कोई डाउट तो नहीं है जी? नो। चलिए आगे देखते हैं। अब वो ये कहता है कि देखो फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है? 8 करोड़। देखो उन्होंने आपको ये बात खुद ही दे दी कि फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है? 8 करोड़। तो देखो अब आप यहां पे माइनस करिए, माइनस फिक्स्ड कॉस्ट 8 करोड़। ठीक है। वैसे अगर बहुत ज़्यादा नंबर्स हो रहे हैं ना, तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि यहाँ पे ना ऊपर लिख दो रुपीस इन करोड़, और यहाँ पे सिर्फ 8 करोड़ ऐसे लिख दो माइनस करके, इजी हो जाएगा। बहुत सारे जीरो नहीं लिखने पड़ेंगे, समझ गए? ऊपर लिख दो रुपीस इन करोड़, सिर्फ नीचे 8 लिख दो। चलिए अब हम कहाँ पे आ चुके हैं? अब हम ईबीआईटी पे आ चुके हैं। अब ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस होना चाहिए, और इंटरेस्ट कितना होगा? देखो हमारी डेट कितनी थी? हमारी डेट थी 20 करोड़ की। 20 करोड़ की डेट पे 15% इंटरेस्ट। तो अगर मैं 20 करोड़ की डेट पे 15% इंटरेस्ट दूंगा तो 3 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट दूंगा। तो यहाँ पे 3 करोड़ आप माइनस कर दीजिए। आप किसे माइनस कर दीजिए? 3 करोड़। तो ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट कितना बचेगा बेटे? ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, बोलिए। तो ये बचेगा ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स। और फिर आप इसमें से टैक्स माइनस कर दीजिएगा। देखिए हमें क्या टैक्स पता है? बिल्कुल पता है, हमें टैक्स का रेट पता है 40%। अगर हमें टैक्स का रेट 40% पता है तो टैक्स डिराइव हो जाएगा बाद में। ठीक है, तो एक बात बताओ, ये सारी बातें पता चल रही हैं हमें? अब फिर इसके बाद अर्निंग आफ्टर टैक्स आ जाएगा। क्या इस क्वेश्चन में प्रेफरेंस डिविडेंड है? देखो इस क्वेश्चन में भी प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है, तो प्रेफरेंस डिविडेंड की जगह इसी को फिर EAES लिख देंगे, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स तो माइनस होने ही नहीं, प्रेफरेंस डिविडेंड तो माइनस होना नहीं। और इसे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स लिख देंगे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। आप मुझे बता सकते हो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं हमारे? बोलिए जरा कि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं? तो आप बोलोगे कि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हैं हमारे 1 करोड़। तो ये 1 करोड़ से डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास अर्निंग पर शेयर आ जाएगी, यानी EPS आ जाएगी। याद है ऐसा पहला क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 5 में कर चुके हैं। अच्छा एक बात और, अब इस पूरे क्वेश्चन में से जितनी जानकारी चाहिए थी हमने निकाल ली, लेकिन एक कौन सी जानकारी मिसिंग है? आप मुझे बताओ बेटा, इस क्वेश्चन में अभी कौन सी जानकारी मिसिंग है हमारे लिए? कौन सी जानकारी हमारे पास नहीं है? हमारे पास अभी सेल्स नहीं है। जैसे ही सेल आएगी सब कुछ आ जाएगा, लेकिन सेल कैसे निकलेगी? सेल निकालने के लिए मैं काम कर सकता हूँ। देखो सेल निकालने के लिए मुझे एसेट टर्नओवर रेशियो पता है। कितने बच्चों को याद है एसेट टर्नओवर रेशियो? मैंने कल समझाई थी। कल क्या बताया था मैंने आपको एसेट टर्नओवर रेशियो में? जल्दी बताओ मुझे, एसेट टर्नओवर रेशियो में मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था? तो देखो अब आप मुझे ये कहोगे कि सर कल ही तो बताया था, क्या आप भूल चुके हो? नहीं बेटा मैं नहीं भूला हूँ। तो फिर आप मुझे बताओ एसेट टर्नओवर रेशियो क्या होती है? तो आप कहोगे सर एसेट टर्नओवर रेशियो का मतलब होता है कि एसेट तो नीचे आ जाएंगे और ऊपर आ जाएगी सेल्स। और एसेट टर्नओवर रेशियो है कितनी? एसेट टर्नओवर रेशियो हमारी है 2.5। अगर हमारी एसेट टर्नओवर रेशियो 2.5 है तो हम इधर लिख देंगे 2.5। और सेल हमें नहीं पता होगी, लेकिन हमें टोटल एसेट पता होंगे। क्यों? क्योंकि हमारे को टोटल एसेट पता है 40 करोड़ के हैं। तो 40 करोड़ अगर मैं यहाँ रख देता हूँ तो सेल हो जाएगी 100 करोड़ की। तो रुपीज़ 100 करोड़ इज इक्वल टू सेल्स। लो जी, अगर मेरे पास सेल है 100 करोड़ की, 65 करोड़ की वेरिएबल कॉस्ट है, 35 करोड़ की कंट्रीब्यूशन बचेगी, और उसमें से
8 माइनस कर दोगे तो 27, 27 में से 3 माइनस कर दोगे तो 24, और 24 का 40% होता है 9.6, वो भी माइनस कर दोगे तो 14.4 करोड़ डिवाइडेड बाय 1 करोड़, तो ईपीएस आ जाएगा 14.4 रुपीज़। तो ईपीएस कितना आ रहा है आपके पास? 14.4 रुपीज़ पर शेयर। बेटा ईपीएस कितना आ रहा है? 14.4 रुपीज़ पर शेयर। क्या ये बातें आपको समझ आ गई मैंने क्या कहा? प्लीज़ आप मुझे बताइए कि आपको मेरी बातें समझ आती हैं मैंने क्या कहा? पक्की बात है? क्लियर है? चलिए, अब बेटे अगर आपके पास इनकम स्टेटमेंट बन जाती है फिर इसके बाद तो सब कुछ ही अपने आप आ जाता है ना। वैसे इसके बाद तो मैं धड़ 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 करके निकाल दूं सब कुछ, आपको पता ही है इसके बाद तो सारी चीज़ें। आइए थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लेते हैं। क्वेश्चन कहता है जाओ मेरे लिए ईपीएस निकालो और फिर ऑपरेटिंग लिवरेज निकालो और फिर फाइनेंशियल लिवरेज निकालो। तो चलिए फर्स्ट पॉइंट है ईपीएस निकालो। तो ईपीएस कितना हो जाएगा? 14.4 रुपीज़ पर शेयर। ये हमारा ईपीएस आ गया। सेकंड पॉइंट था कि हमें ऑपरेटिंग लिवरेज निकालनी है। आप मुझे बताइए कि हमारे पास ऑपरेटिंग लिवरेज कितनी आएगी। तो आप ये कहोगे कि देखो सर ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, है ना। तो हमारी कंट्रीब्यूशन कितनी है? 35, और हमारी ईबीआईटी कितनी है? ईबीआईटी है 27। तो 35/27 बता सकते हो आप कितना आता है? तो 1.296। ये हमारी ऑपरेटिंग लिवरेज है। इसे आप चाहें तो टाइम्स में भी लिख सकते हैं, सिंपल भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। आईसीआई खुद यूजुअली सिंपल लिखता है, टाइम्स नहीं लिखता उसके आगे, बहुत कम जगहों पे वो टाइम्स लिखते हैं। तो अगर आप भी लिखना चाहें टाइम्स तो लिख सकते हैं, कोई ऐसे मार्क्स नहीं कट जाएंगे उसको लिखने से। फिर आती है आपकी फाइनेंशियल लिवरेज। फाइनेंशियल लिवरेज में यहाँ पे क्योंकि हमारे पास प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं था तो ईबीआईटी अपॉन ईबीटी आ जाएगा, यानी कि 27 करोड़ अपॉन 24 करोड़। बताइए जी, 27/24, 1.125। फिर फोर्थ पॉइंट में हम निकालेंगे कंबाइंड लिवरेज। बच्चे आप मुझे बताइए कि कंबाइंड लिवरेज का फॉर्मूला क्या होगा। कंबाइंड लिवरेज का मतलब होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी। तो कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 35, ईबीटी हो जाएगा 24। तो कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी कितना हो गया हमारे लिए, बता सकते हो आप मुझे कि हमारा कंट्रीब्यूशन बाय ईबीटी कितना हो गया? प्लीज़ बताइए कंट्रीब्यूशन बाय ईबीटी। 1.458, ठीक है। और फिर फिफ्थ पार्ट में हमें चाहिए करेंट रेशियो। आपको याद है कि करेंट रेशियो कैसे निकलती थी? आपने बचपन में सीख रखा होगा ज़रूर करेंट रेशियो। वैसे ये सब रेशियो वाले चैप्टर में पढ़ाया जाएगा, अभी के लिए बस आपको थोड़ा से फॉर्मूले पता होने चाहिए कि करेंट रेशियो कैसे आती है। तो आप ये कहोगे करेंट रेशियो का मतलब होता है करेंट एसेट अपॉन करेंट लाइबिलिटी। यानी कि अब हमें देखना होगा इसमें हमारे करेंट एसेट कितने थे। देखिए करेंट एसेट थे 15, करेंट लाइबिलिटी थी 8। तो बस आपको 15/8 और डिवाइड कर देना है, और ये कितना आ जाएगा? 1.88 या 875, जो भी लिखना है आपने। 1.875:1। बोलिए क्लियर हो गया ना ये बात? मैं मान के चलूं कि ये सब समझ आ गया आपको? प्लीज बताइए बेटे इतनी बातें समझ आ गई आप सबको? विद लॉजिक समझ आई ये बात? अब देखो, अब यही क्वेश्चन पहले कल टफ लग रहा था लेकिन अब थोड़ा इजी लगने लगा है। स्मूथ लग रहा है कि नहीं लग रहा? यही मेरा काम है बेटे कि मुझे आपको टॉपिक्स को इजी बना के देना है ताकि आपको समझ आए और आपके लिए वो चीज़ इजी हो जाए। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, नेक्स्ट पड़ाव पे चले बेटे, रुकेंगे नहीं हम। बोलिए कैन वी प्रोसीड? आपने कहा जी हाँ। एक बच्चा कह रहा है करंट रेशियो रिपीट कर दो। हो सकता है वो साइंस बैकग्राउंड से हो इसलिए उन्हें करंट रेशियो के बारे में नहीं पता हो। कोई बात नहीं, मैं फॉर्मूला लिखवा दूंगा बेटे।
करेंट रेशियो एक छोटी सी रेशियो होती है जिसमें करेंट एसेट बाय करेंट लायबिलिटी लिखते हैं, बट अभी के लिए इतना ही बोल रहा हूँ क्योंकि ये रेशियो चैप्टर का कंसेप्ट है। बिल्कुल इस चैप्टर के बाद, मतलब 4 क्लास के बाद मैं रेशियो कराऊंगा, तब मैं समझाऊंगा उसे कि क्या होती है। ठीक है जी, चलिए फिर और आगे पढ़ते हैं, कुछ और थोड़े डिफरेंट तरह के क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए जी, छोटी छोटी और थोड़ी डिफरेंट तरह के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द ऑपरेटिंग लिवरेज फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। वो हमें कहता है कि जाओ आप मेरे लिए ऑपरेटिंग लिवरेज निकालो। आप अपने मन में सोचो ऑपरेटिंग लिवरेज में क्या क्या चाहिए होता है। आपको ऑपरेटिंग लेवरेज निकालने के लिए कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी चाहिए होता है, ये तो बड़ा आसान है, निकाल के आप बताओ। चलो मुझे फर्स्ट पार्ट का आंसर आप करो, करो बेटे। 13th क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का आंसर आप करो, करिए। 13th क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का आंसर आप करिए। कितना होगा? आप लिखोगे सेल्स है 50,000, वेरिएबल कॉस्ट है 60%, यानी 30,000, यानी आपके पास कंट्रीब्यूशन कितनी होगी? 20,000। अब उसमें से फिक्स कॉस्ट कितनी माइनस हो जाएगी? 12,000। ठीक है जी, तो आपके पास ईबीआईटी कितनी आ जाएगी? 8,000। फिर आपके पास डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज कितना आ जाएगा? कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी 20,000 बाय 8,000, 2.5 टाइम्स। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज 2.5 टाइम्स। बोलिए मेरी बातें क्लियर हैं आपको? समझ आ रही है आपको यहां तक की बातें? बेटा मैंने अभी ना, आपने, मुझे लगता है अनमोल आप मेरी बात ना सुनते नहीं है, तो किसी भ्रम में जी रहे हैं। अनमोल ने मुझसे भी एक सवाल पूछा कि टाइम्स में ना लिखने से मार्क्स तो नहीं कटेंगे। पहली बात ना, मैं एक बात समझाना चाहूंगा अनमोल, हम ना एक सीरियस बिजनेस में है। मतलब मैं भारत में बहुत हजारों बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो मैं यहाँ पे कोई ऐसी बात कभी भी नहीं बोलूंगा जिसके से किसी बच्चे के मार्क्स कटे। तो पहले तो आपका जो सवाल है बहुत ही, मतलब लोअर लेवल का सवाल है। दूसरी बात, इसका जवाब मैं आपको पहले दे चुका हूँ। मैंने बहुत क्लियरली बताया कि आईसीआई 90% जगहों पे टाइम्स नहीं डालता है लिवरेज के आगे, बहुत कम जगहों पे टाइम्स लिखता है। अगर आपने टाइम्स लिखना है तो आप लिख सकते हो, वरना इसके लिखने से मार्क्स नहीं कटेंगे। बहुत क्लियर जवाब था बेटे, बहुत बहुत ही क्लियर जवाब था। तो मैंने आपको यही बताया, अपने टाइम्स लिखना है, नहीं लिखना है उससे कोई मार्क्स नहीं कटते। ठीक है ना, आईसीआई खुद 90% जगहों पे टाइम्स नहीं लिखती है। आइए वापस आते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट पार्ट। मैं एक काम कर देता हूं, इसे कॉपी पेस्ट कर देता हूं। सेकेंड पार्ट पे चलते हैं, चलिए हम। सॉल्यूशन नंबर 13 का फर्स्ट पार्ट, सेकंड देखिए। अब सेकंड की वजह से ही तो क्वेश्चन कराया बेटे मैंने, वरना मैं क्यों कराता? अब सुनो, वो हमें ये कहता है कि हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट 20 लाख है। आपको याद है ऑपरेटिंग प्रॉफिट वर्ड का मतलब क्या होता है? कितने बच्चों को याद है? हाँ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब ईबीआईटी। शाबाश बेटे। और इंटरेस्ट भी पता है, लेकिन इंटरेस्ट पता है तो मुझे उसके लिए डेट पता होनी चाहिए पहले। अगर मुझे इंटरेस्ट पता है तो पहले मुझे उसके लिए डेट पता होनी चाहिए, डेट का अमाउंट पता होना चाहिए। अग्री और डिसअग्री? ये तो बात सच है सर। तो देखो मेरी बातों को सुनना। अगर मुझे सॉल्यूशन नंबर 13 का सेकंड पार्ट करना है, क्वेश्चन मुझे कह रहा है जाओ मेरे लिए फाइनेंशियल लिवरेज निकालो। तो अगर मुझे फाइनेंशियल लिवरेज निकालनी है, प्लीज सुनिएगा,
अगर मुझे फाइनेंशियल लिवरेज निकालनी है तो मुझे EBIT अपॉन EBT चाहिए, क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड तो होता नहीं ज़्यादातर क्वेश्चनों में, EBIT अपॉन EBT चाहिए। ठीक बात है। तो अगर मैं इधर इनकम स्टेटमेंट बनाऊं, जरा सुनिएगा मेरे बच्चे, अगर मैं इधर इनकम स्टेटमेंट बनाऊं और इनकम स्टेटमेंट में मैं लिख दूं कि EBIT कितनी है 20 लैक्स, EBIT मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट 20 लैक्स है, तो न्यूमरेटर तो पता है मुझे, लेकिन अब मुझे इसमें से इंटरेस्ट माइनस करना पड़ेगा, तभी तो मैं EBT पे पहुंचूंगा। यानी मुझे न्यूमरेटर तो पता है, लेकिन मुझे डिनोमिनेटर नहीं पता। क्या मेरी बातें आपको समझ आ रही है बेटा, मैंने क्या कहा? मतलब मुझे न्यूमरेटर तो पता है, लेकिन मुझे डिनोमिनेटर नहीं पता है। क्या ये पूरी बात आपको समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं आपको? बहुत बढ़िया। कि अगर मुझे न्यूमरेटर पता है, डिनोमिनेटर नहीं पता है, तो मैं क्या कर सकता हूं? अब आप सोच के बताओ मैं क्या कर सकता हूं। सर एक काम करते हैं, क्वेश्चन ने हमें एक रेशियो दी हुई है, डेट इक्विटी रेशियो 3:1। यानी अगर मैं वर्किंग नोट नंबर 2 बनाऊं तो मुझे ये बात पता है कि डेट और इक्विटी की जो रेशियो है वो कितनी है, 3/1 है। और मुझे ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इक्विटी को नेटवर्थ कह सकते हैं। इक्विटी को क्या कह सकते हैं यहाँ पे? वैसे नेटवर्थ एक बड़ा वर्ड होता है, प्रेफरेंस वगैरह भी आ जाता है उसमें, रिजर्व भी आ जाते हैं, बट वो सब है नहीं इस क्वेश्चन में। तो मानेंगे कि इक्विटी की जगह पे नेटवर्थ रख दो, इक्विटी की जगह पे नेटवर्थ रख सकते हो। तो यानी डेट अपॉन नेटवर्थ, नेटवर्थ कितनी थी बेटे 25 लाख। सर ये वर्ड तो पता ही नहीं है हमें, नेटवर्थ क्या होता है, इक्विटी क्या होता है, ये तो अच्छे से नहीं पता। ये सब कुछ अगले चैप्टर का पार्ट है, बट ये दोनों चैप्टर ऐसे ही पढ़ाए जाएंगे कॉम्बिनेशन में। मतलब असलियत में दोनों चैप्टर पूरे तब समझ आएंगे जब ये 2 चैप्टर कंप्लीट होंगे, क्योंकि ये इंटरलिंक्ड है। तो आप मुझे बताइए डेट कितनी है आपकी, तो आप कहोगे हमारे पास डेट है 75 लाख की। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अगर आपके पास डेट है 75 लाख की, तो आपका इंटरेस्ट कितना है, ये बताओ। अगर मैं आपको ये कह दूं कि डेट है हमारे पास 75 लाख की, तो फिर आप मुझे बताइए कि हमारे पास इंटरेस्ट कितना है। कोई मुझे बता सकता है इंटरेस्ट कितना है? अगर हमारे पास डेट 75 लाख की है तो इंटरेस्ट का रेट उन्होंने बताया होगा हमें, बोलिए जी। इंटरेस्ट का रेट कितना है हमारा? 12%। तो ये है हमारे पास 75 लाख का 12%, 75 लाख का 12%। बोलिए मेरी बातें आपको समझ आती है मैंने क्या कहा? तो इंटरेस्ट कितना बना? 75 लाख का 12%, 9 लाख। और ईबीटी कितना बचा? 11 लाख। तो यानी यहाँ 11 लाख आ जाएगा बेटे। अब आप इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए तो कितना आएगा आपके पास? 1.18। ये हमारे लिए फाइनेंशियल लिवरेज आ जाएगी बेटा। ये हमारे लिए कौन सी लिवरेज आ जाएगी? फाइनेंशियल लिवरेज। सबको समझ आ गया बेटे? सेकंड पार्ट में हमने क्या क्या किया मैं एक बार रिकॉल करा देता हूँ बेटा। इस क्वेश्चन में हमने क्या क्या किया दोबारा से रिकॉल करा रहा हूँ, जरा देखो। हमने इस पार्ट के अंदर मेहनत में ये किया है कि पहले हमने फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला लिखा। हमने किसका लिखा बेटा? फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला। फाइनेंशियल लिवरेज के फॉर्मूला में क्या क्या चाहिए होता है हमें? EBIT अपॉन EBT। अब क्वेश्चन ने EBIT तो हमें पहले ही दे दिया था, सोच के देखो। क्वेश्चन ने हमें EBIT तो पहले ही दे दिया था, यानी न्यूमरेटर तो पहले ही दे दिया था। डिनोमिनेटर के लिए हमें इंटरेस्ट माइनस करना है। अब इंटरेस्ट नहीं पता तो इंटरेस्ट कैसे निकाला? डेट बाई इक्विटी की रेशियो से। किससे निकाला बेटे? डेट बाई इक्विटी की रेशियो से। तो हमने 1.81 आ रहा है। बच्चे कह रहे हैं कि 1.18 नहीं आ रहा सर, ये जिस बच्चे ने लिखा है गलत लिखा है, 1.81 आ रहा है, बच्चे ऐसा कह रहे हैं। वो चलो डिवाइड कर लेना यार, मैंने तो उसे डिवाइड नहीं किया है। पक्की बात है 1.81 आ रहा है? ठीक है 1.818 ये बता रहे हैं बच्चे कि ये आएगा। ठीक है जो भी आएगा कर लेना, अपने आप डिवीजन तो कर लोगे। मेरा मेन काम था इसमें ये समझाना कि इक्विटी की जगह पे नेटवर्थ को रख सकते हो। इक्विटी की जगह पे किसे रख सकते हो? नेटवर्थ। एक्चुअली में नेटवर्थ का मतलब होता है मालिकों का पैसा। क्या होता है? रिपीट करना। व्हाट डू यू मीन बाय नेटवर्थ? मालिक लोगों का पैसा। तो मालिक लोगों का पैसा ही तो इक्विटी होता है, इसलिए उसे इक्विटी कंसीडर कर लेते हैं।
अब इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये मैं पढ़ाऊंगा आने वाले चैप्टर में रेशियोज में, बट आई होप थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है आपको। ठीक है जी, नेटवर्थ मतलब मालिकों का पैसा, करेक्ट। चलो मैं आगे, शाबाश। बच्चों ने कहा सर ये भी हमें समझ आ गया, 13 समझ आ गया। आइए अभी 14 से पहले हम कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 प्लीज देखिए क्या कहता है। वैसे मैं ये चाहता हूं कि ये आप करें, करना चाहोगे पहले आप करना चाहोगे? देखिए कितने बच्चे कर पाते हैं। आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स, कंप्लीट 5 मिनट्स। जो बच्चे रिकॉर्डेड मोड पे पढ़ रहे हैं वो वीडियो को पॉज करो, पहले 5 मिनट ट्राई करो, फिर आना आगे। मैं कराऊंगा ये क्वेश्चन, मतलब मैं समझा दूंगा अगर किसी को नहीं समझ आया, बट मेरे हिसाब से खुद हो जाना चाहिए। ट्राई करो, मैं आपको पूरे 5 मिनट्स दे रहा हूँ, खुद से ट्राई करो। मैं चाहता हूं कि आप ट्राई करो और अभी के अभी सब लोग ठीक करो इसका आंसर, मैं वेरीफाई कराऊंगा आंसर। करिए बेटे नोट, खुद से ट्राई करिए। देखिए मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसे इंडिपेंडेंटली खुद से ट्राई किया है। मैं इस आंसर को बहुत फास्ट स्पीड में करके दिखाऊंगा, अज्यूमिंग कि आप इसे कर चुके हो और बस मेरे आंसर के साथ अपने आंसर को वेरीफाई करना चाहते हो, ठीक है ना। तो देखते हैं कितने बच्चों ने करेक्ट किया था, कितने बच्चों ने कोई माइनर मिस्टेक की थी, क्योंकि इसमें मिस्टेक होगी भी तो माइनर ही होगी, कोई बहुत बड़ी मिस्टेक इस क्वेश्चन में हो नहीं सकती। मैं ये पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपको करके दिखा रहा हूं। देखते हैं कितने बच्चों ने ठीक से किया है, ठीक है ना। अब आप मुझे बताइए कि सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट 2 बार बनाई थी आप लोगों ने कि नहीं? जल्दी जल्दी रिस्पॉन्ड करते जाओ। क्या आपने इनकम स्टेटमेंट 2 बार बनाई थी? ऐसे लिखा था पर्टिकुलर्स, फिर ऐसे लिखा था एट 50,000 यूनिट्स क्या सिचुएशन थी, और फिर एट 60,000 यूनिट्स क्या सिचुएशन थी। 2 बार अलग अलग लेवल बनाए थे आपने, सभी ने बनाए थे। सेल्स, देखिए सेल जो थी वो 12 रुपए की थी, तो अगर आप 50,000 यूनिट बनाओगे 12 रुपीज के बेचोगे तो आपके यूनिट कितने के बिकेंगे? 6 लाख रुपीज के। अगर आप 60,000 यूनिट बनाओगे और 12 रुपए के बेचोगे तो आपके यूनिट 7,20,000 रुपीज के बिकेंगे। अग्री और डिसअग्री? बिल्कुल ठीक। तो ये सेल्स की बात हो गई। अब इसमें से माइनस कर दीजिए वेरिएबल कॉस्ट, 8 रुपए, तो 50,000 इंटू 8, तो ये कितना हो जाएगा? 4 लाख रुपीज। यहाँ पे 60,000 इंटू 8, तो कितना हो जाएगा? 4,80,000 रुपीज। अब इसे माइनस करने के बाद आप कंट्रीब्यूशन पे आ जाइए, तो आपके पास कंट्रीब्यूशन कितनी आ रही है? यहां पे कंट्रीब्यूशन आ जाएगी 2 लाख की, यहां पे कंट्रीब्यूशन आ जाएगी 240 की। अब थोड़ी और स्पीड बढ़ा लेते हैं। फिक्स कॉस्ट कितनी थी? यहां पे थी फिक्स कॉस्ट 1 लाख, और यहां पे भी फिक्स कॉस्ट थी 1 लाख, क्योंकि फिक्स कॉस्ट में कोई चेंज नहीं बताया उन्होंने। आपने चेंज तो नहीं कर दिया था फिक्स कॉस्ट को। अब आप मुझे बताइए आपकी ईबीआईटी कितनी थी? बेटा एक बच्चा कह रहा है फिक्स कॉस्ट हो जाएगी 140। 140 नहीं होगी बेटा, 1 लाख ही रहेगी। यहां पे आएगा 1 लाख और ये बचेगा 140। अब इसमें से इंटरेस्ट हटा दीजिए। इंटरेस्ट था 5 लाख का 10%, तो कितना होता है? 50,000 रुपीज, और यहां पे भी 50,000 रुपीज, तो अर्निंग बिफोर टैक्स कितनी आ गई? यहां पे भी 50,000 रुपीज, यहां पे 90,000 रुपीज। अब इसमें से टैक्स माइनस कर दीजिए 50%, तो ये हो जाएगा 25,000 रुपीज, और ये हो जाएगा 45,000 रुपीज अर्निंग आफ्टर टैक्स। इसी को ईएईएस भी कह सकते हैं, क्योंकि कोई प्रेफरेंस शेयर्स तो है नहीं। और ये भी 45,000 रुपीज आ जाएगा। अब इसे आप डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कर दीजिए,
नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं? 5000। यहां पे भी 5000। तो आपका ईपीएस कितना आ रहा था? यहाँ पे 5 रुपीज आ रहा था और यहाँ पे 9 रुपीज आ रहा था। सबने यही किया था बेटा, ईपीएस इतना ही बढ़ रहा था सबके लिए। अब मुझे बताओ कितने बच्चों की इनकम स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट थी? बिल्कुल करेक्ट, पूरी की पूरी करेक्ट। शाबाश। कितने बच्चों ने माइनर मिस्टेक की थी? वो हाथ उठाए। की थी माइनर मिस्टेक? 2 बच्चों ने की थी। चलिए, अब वो हमसे क्या पूछता है? पहली बात वो पूछता है कि परसेंटेज इंक्रीज इन अर्निंग। बताओ परसेंटेज इंक्रीज का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कल। परसेंटेज चेंज का बताइए क्या फॉर्मूला होगा? यानी अगर मुझे फर्स्ट पार्ट में निकालना है, ए पार्ट में निकालना है परसेंटेज इंक्रीज इन ईपीएस, तो ये बन जाएगा 9 रुपीज माइनस 5 रुपीज अपॉन 5 रुपीज इंटू 100, यानी 80% इंक्रीज। सेकेंड पार्ट पे आइए बेटे। अब वो कहता है डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। तो पहले आप मुझे बताइए दोनों की डीएफएल कितनी कितनी आई थी? एक में आई थी 2 टाइम्स, एक में आई थी 1.556 टाइम्स। यही थी आपके आंसर? ठीक है। सी पार्ट। फिर आपने निकाला डीओएल, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। तो आप मुझे बताइए आपकी डीओएल कितनी आई थी? यहां पे आई थी 2 टाइम्स, यहां पे आई थी 1.714 टाइम्स। 1.714 टाइम्स। बोलिए ये बातें भी क्लियर हो गई आपको? अब वो ये कहता है कमेंट ऑन द बिहेवियर ऑफ ईपीएस। अच्छा एक बात और, एक एक करके कमेंट करते हैं, तीनों पे एक एक कमेंट करेंगे, ईपीएस पे भी, डीएफएल पे भी, डीओएल पे भी, ठीक है? आइए डी पार्ट। अब आपको बस डी पार्ट मुझसे समझना है ना? बाकी सब तो आपने कर लिया होगा कमेंट। बताइए ईपीएस क्या हो रहा है? ईपीएस बढ़ रहा है, तो हम बोलेंगे कि व्हेन द सेल्स इंक्रीज्ड फ्रॉम 50,000 टू 60,000 यूनिट्स। जब हमारी सेल बढ़ गई, जब हमारी सेल 50,000 से 60,000 पे चली गई, यानी जब हमारी सेल बढ़ गई, देन अगर हमारी सेल बढ़ गई देन ईपीएस हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम ₹5 to ₹9, दैट इज 80% इंक्रीज। यानी ईपीएस 80% इंक्रीज हो गया है। ये इसके ऊपर कमेंट हो गया कि ईपीएस इंक्रीज हो रहा है, ईपीएस इंक्रीज हो रहा है। बोलिए ये बातें क्लियर हैं आपको? अगर मैं ये कहूं कि ईपीएस इंक्रीज हो रहा है, अब बात हो रही है ऑपरेटिंग लिवरेज की, तो आप क्या बोलोगे? ऑपरेटिंग लिवरेज हैज, अब अगर आप ध्यान से देखें तो रेड्यूस हो गई है, हैज reduced from 2 to 1.714 times, which shows reduced operating risk. Which shows reduced operating risk. क्या ये बात भी आपको क्लियर हुई मैंने क्या कहा? यानी हमारे हिसाब से ऑपरेटिंग रिस्क भी कम हो गया है। अब ऐसे ही फाइनेंशियल रिस्क के बारे में भी बताना है हमें, क्योंकि उसने फिर फाइनेंशियल लिवरेज के बारे में बात करी है। फाइनेंशियल लिवरेज हैज
reduced from 2 to 1.556 times, which shows reduced financial leverage, which shows reduced financial leverage. क्या ये बातें आपको क्लियर है बेटा, हाँ या ना? कोई डाउट तो नहीं है जी आपको? एब्सोल्युटली नो डाउट, नो डाउट, परफेक्ट। आई होप ये भी काफी हद तक बच्चों ने लिख लिया होगा कि रिड्यूस्ड ऑपरेटिंग रिस्क। अब इधर ये भी लिख सकते हो, जहां पे मैंने रिड्यूस्ड फाइनेंशियल लिवरेज लिखा है ना, वहां पे फाइनेंशियल रिस्क भी लिख सकते हो, क्योंकि जब लिवरेज कम हो रही होती है तो उसका मतलब है रिस्क कम हो रहा है। उसका मतलब क्या होता है कि रिस्क कम हो रहा है। क्या ये बातें समझ आ रही हैं आपको? अब आई होप धीरे 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 लिवरेज खून में बसने लगेगी। अभी और 2-3 क्लास लगेगी, बट परफेक्टली समझ आएगा बेटे, बहुत अच्छा से समझ आएगा। यही मेरा पर्पस है। मैं आपको 1-2 क्वेश्चन होमवर्क देना चाहता हूं, करोगे होमवर्क? चलिए नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 7, जितने मैंने क्लास में कराए वो तो आप रिपीट करो ही करो। 7th क्वेश्चन रिपीट करो, ठीक है। 9th क्वेश्चन ट्राई करना, कुछ पार्ट होंगे कुछ पार्ट नहीं होंगे, अगर कहीं अटकोगे तो मैं बचा लूंगा फिर नेक्स्ट क्लास आके। 9th ट्राई करना, और बस 11, 12, 13 दोबारा करना, 11, 12, 13 दोबारा करना, ठीक है जी। कल मेन क्वेश्चन हम करने वाले हैं, कल हम थोड़े भारी क्वेश्चन करने वाले हैं, ऑल राइट।